नमस्ते। गुड इवनिंग। मेरी आवाज़ क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच कनिका सिस्टर। थैंक यू। तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। और होपफुली सभी ने जो ज्वाइन किया है कल के असाइनमेंट करे होंगे। किसने किसने मिरर वर्क किया? कोई शेयर करना चाहेगा? किसने मिरर वर्क किया? ओके, कनिका सिस्टर ने मिरर वर्क किया। ग्रेट। आपको कैसा फील हुआ सिस्टर? अगर अनम्यूट करके बता सके तो। ऑडियो की उसके बाद कुछ फर्क लगा आपको? हेलो। गुड हाँ इवनिंग जी सिस्टर। सिस्टर। गुड इवनिंग। आप विजिबल नहीं है? अ, मैं तो विजिबल हूँ। आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। अच्छा, अभी आप पहले विजिबल थी, अभी नहीं है। ठीक है। एक सेकेंड। एक्चुअली एक्चुअली मेरा नेट बहुत वीक आ रहा है, अगर मैं कैमरा ऑन करूंगी ये चला जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, बताइए। अभी एज सच मैंने कोई ये इम्प्रूवमेंट मतलब मैं डेली कर रही हूँ ये, क्योंकि मैजिक बुक हम्म, मैंने की थी तो अरविंद सर ने या आपने की थी तब से मैं कर रही हूँ। तो हम्म, मैंने जो ऑल ओवर मतलब शुरू से ही मुझे लग रहा है, तो कल से ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। शुरू से ही मैं कर रही हूँ तो इसलिए अच्छा, डेली वैसे ही फील करती आई हूँ। चलिए फिर। पर अपने अपनी लाइफ का पर्पस देखा कि कल हम जो बात कर रहे थे कि क्या पर्पस है? पर्पस तो एक है, लेकिन मैं मेरे को यहाँ पे शेयर नहीं करना है। वो अच्छा पहले ठीक से है। है। हाँ। ग्रेट ग्रेट। चलिए ठीक है, तो आज हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कल के उससे किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। कोई असाइनमेंट नहीं समझ में आया है आपको? कल हमने बेसिकली जाना था कि जो वाइसेस हैं उन सब के जो बेस है वो सेल्फ लव है। तो अगर हमें गुस्सा आ रहा है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो है इसके जो बेस लाइन है वो सारा का सारा सेल्फ लव है। तो ये सब हमने जाना। तो जैसे जैसे हम खुद को प्यार करने लगेंगे, खुद को एक्सेप्ट करने लगेंगे, तो बाहर भी चीजें हमें बदलती हुई नजर आएंगी, खुद में भी चेंजेस आएंगे, बाहर भी चीजें बदलती हुई नजर आएंगी। और दूसरा, फिर हम लोगों ने ना असाइनमेंट्स के रूप में लिया था, आई थैंकफुली लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। तो जब हमने 8 मिनट उसको बोला ना, हमें कैसा फील हुआ? बिकॉज जैसे जैसे हम अपनी आंखों को देख के धीरे 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 करके बोलना शुरू करते हैं तो कुछ ना कुछ एक पावर सी आने लगती है ना। जैसे मैंने भी कल असाइनमेंट किया, तो मुझे भी ऐसा लगा कि कुछ अंदर से कुछ चेंज हुआ है, कुछ कुछ तो फील हो रहा था, कुछ बेटर फील हो रहा था। तो ये सभी को बता दें कि ये सब जर्नी है ना। ये ऐसा नहीं है कि आज हमने कर लिया कल हमने छोड़ दिया। जब भी आपको लगे, जैसे जब ये 8 डेज का कोर्स खत्म होगा, तो जब भी आपको लगे कि मेरे को कुछ अच्छा सा फील नहीं हो रहा है, तो अपने अंदर झांक के देखना कि क्या चल रहा है, कैसी सी फीलिंग आ रही है। फिर हम अपने थॉट्स पे जा सकते हैं और उनको करेक्ट कर सकते हैं। और एक चीज, जो भी जैसे हमें कुछ भी फील हो रहा है जो कि गलत है, जो नहीं होना चाहिए, तो बेसिकली हम यूनिवर्स को उसी समय दूसरी कमांड दे दें। जैसे कि कई बार मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अरे बच्चे जा रहे हैं बाहर, सेफ है ना, तो फिर रोक तो सकते नहीं, तो फिर मैं उनको वही कहती हूँ कि ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। तो वही मैं उस समय यूनिवर्स को वो कमांड दे के उस बात को खत्म करती हूँ। जैसे यूनिवर्स के साथ आपकी वार्तालाप चल रही है, थॉट्स चल रहे हैं, थॉट्स एक्सचेंज हो रहे हैं। तो जो लास्ट थॉट आपको आप दोगे तो वो यूनिवर्स कैच कर। तो उसमें हम लोग, हाँ, कनिका स्टेनोला मैजिक डस्ट, हाँ, कुछ सारी ऑप्शंस हो सकती हैं। मैजिक डस्ट आप डाल सकते हो, आप लास्ट में एफर्मेशन दे सकते हो, और फिर उसके बाद आप उनको डिवाइनली प्रोटेक्ट कर सकते हैं ना। उनको देख सकते हो कि वो परमात्मा के ऑरा में सभी सेफ है।
तो जब भी कुछ ऐसा गलत विचार आए, हम इमिडिएटली जो है वो उसको करेक्ट करते, वो कमांड यूनिवर्स को दें। ना कि बार बार जैसे हमें विचार आना शुरू हुआ, अगर हमें अवेयरनेस आ गई तो हमें उसका काउंटर एफर्मेशन देते हुए उस बात को अंदर ही अंदर ना उसको आंसर करना है। बिकॉज सिस्टर शिवानी के अगर जिसने भी सेशन सुने होंगे, तो हमेशा जैसे वो एफर्मेशंस की बात करती हैं ना, तो वो जैसे बात करती हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ ना। तो कोई भी थॉट आता है कहीं पे भी, ऐसा लगता है कि मैं बहुत लो फील कर रही हूँ, अरे मैं तो बहुत शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। तो जो भी आपको लगे कि इसका काउंटर एफर्मेशन हो सकता है, तो वो आप यूनिवर्स में भेजिए। लास्ट थॉट जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो कल जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे ना, कनिका सिस्टर के भी क्वेश्चंस थे, तो आज एक्चुअली मुझे कुछ और टॉपिक लेना था, बट अगेन फिर वही हुआ कि जब मैं उस टॉपिक को करने के लिए बैठी, तो मैंने उस टॉपिक को स्टार्ट भी किया, फॉरगिवनेस वाले टॉपिक को स्टार्ट किया बेसिकली। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि ये जो फॉरगिवनेस का टॉपिक है, ये ज्यादा बेटर समझ में आएगा जब आपसे मैं रियल टाइम केस स्टडीज शेयर करूंगी। तो ये केस स्टडीज ने मेरा भी सोचने का तरीका बदला। और आप भी देखिए कि आप अ, ना आप किस पैटर्न से गुजर रहे हैं, जो आपके आसपास फैमिली मेंबर्स हैं उन सबका नेचर कैसा है। और एक चीज अब हम समझ लें बिल्कुल बहुत क्लियरली, कि जो भी हमारे आसपास है, चाहे वो ना मनी एनर्जी है, चाहे वो रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो मेरी हेल्थ है, चाहे वो मेरा करियर है, चाहे वो मैं जिस घर में मैं रहती हूँ, ये कहीं ना कहीं मेरे थॉट्स ने ही मैनिफेस्ट किया है ना। अब हम एक बात बोल देते हैं कि कर्मा, बेसिकली देखिए कर्मा भी क्या है, कर्मा भी कुछ स्टोरेज है जो हमारे अंदर थॉट्स के रूप में पड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम बात करते हैं कर्मा की तो हमें बहुत सारे ना समय लगेगा, बहुत जन्म लगेंगे। एक बार वो पैटर्न हमने ठीक कर लिया, हम लिया, वो सब क्लियर हो जाता है और हम दूसरे लेसन के टुवर्ड्स मूव कर जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम आई है तो हम उसको ठीक नहीं कर सकते, कि अब ये ना ये हम हमें ऐसा लगता है कि ऐसे ही चलेगी। नहीं, हम किसी भी समय हम ऑथोराइज्ड होते हैं कि उसको फिनिश ऑफ कर सकते हैं। कैसे? जैसे आप सभी ने सुना होगा कि जो आत्मा है वही परमात्मा है ना। उसका मतलब धीरे धीरे करके मुझे और डिटेल में समझ में आता है। तो आत्मा परमात्मा कैसे? कि आत्मा, फिर हमने ये भी सुना है कि आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है ना। जो पूरा यूनिवर्स है वो आत्मा में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो हमने पैटर्न भी देखा था, मैजिक बुक के समय पैटर्न देखा था कि जो मेरे अंदर है वही बाहर 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 सेम पैटर्न है ना। हमने वननेस का कॉन्सेप्ट भी देखा था। आ, सब सब कुछ एक है, सब कुछ एक है, वो भी हमने देखा था। तो ये सब चीजें देखते समझते, कोई भी कर्मा अगर है जो हमें रिलीज करना है, हमें ठीक करना है, हमें लेसन लर्न करना है, वो इंस्टेंटली हो सकता है। तो एक वन ऑफ द ना केस स्टडी था कि इसमें किसी थेरेपिस्ट के पास कोई गया जिसमें कि उसको कुछ ट्यूमर का प्रॉब्लम था। तो वो जो थेरेपिस्ट था वो उनको ना डीप स्लीप में लेकर गया और सब कॉन्शियसली जाके उसने कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे, जिसमें वो व्यक्ति अपनी पास्ट लाइफ में गया और उसने देखा कि जो ये ट्यूमर है वो क्यों हुआ है। बेसिकली उसका जो उसने जो शरीर छोड़ा था लास्ट मोमेंट पे, वो कहीं शिप ड्राउन हो रहा था और वो उसके बच्चे, उसने उसके बच्चों को जाते हुए देखा था। तो कुछ ऐसी मेमोरी थी जो स्टक हो गई थी। तो जैसे ही अ, उस थेरेपिस्ट ने ना उसको जो भी कमांड्स उनकी होती है ना, अगर आपने इनर चाइल्ड हीलिंग कराया हो या पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया हो तो आप समझ पाएंगे उसको। तो कुछ कुछ उनकी कमांड्स होती, तो उनको देते उसने उसको हील किया। और जब वो व्यक्ति उस सबकॉन्शियस माइंड से वापस इस दुनिया में आता है, तो देखने में आता है जब उसका एमआरआई हुआ कि जो ट्यूमर था वो कुछ 1% ही रह गया। मतलब जो एमआरआई पहले वो करा के आया था और जो उसने बाद में जो चेक कराया वो 1% ही रह गया था, एवरीथिंग वॉज डिसॉल्व। तो ये अंदर के पैटर्न्स हैं, अंदर की नीड्स हैं जो हमने आंसर नहीं करी हैं, तो ये बीमारी का रूप ले लेती हैं।
तो एक मैं बहुत वंडरफुल केस स्टडी जो मैंने सीख समझी, और उसके बाद मुझे अपने पैटर्न्स आइडेंटिफाई हुए, तो वो सब मैं आपसे शेयर करूंगी। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो यूनिवर्स है वो, है ना, वो हम हमारे पास वो जिन मौजूद है, और वो ये कहता है योर विश इज माई कमांड, जो हुक्म मेरे आका। तो अगर हमारा कोई रिश्ता ऐसा है कि जो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन अगर आज जैसे हम जाएंगे गहराई में तो हमें समझ में आएगा कि उस रिश्ते की हमें नीड थी, वो रिश्ता हमने ही मैनिफेस्ट किया है, वो बीमारी हमने ही मैनिफेस्ट की है जो हमें हो रही है ना, वो मनी के इश्यूज हमने ही मैनिफेस्ट किए हैं। तो इसको समझते हैं। केस स्टडी वन, ये किसी की रियल टाइम एग्जाम्पल है, तो आप इसको लेके चलिए कि बहुत अच्छे से आपको इसको समझना है ताकि आप अपने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकें। किसी एक लेडी का मैंने काउंसलिंग सेशन सुना जिसमें कि उसने शेयर किया कि उसकी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि उसकी जो मदर इन लॉ है वो उसको रिस्पेक्ट नहीं देती, वो अच्छे से उससे बात नहीं करती, वो उसकी इंसल्ट करती है, वो जितना भी कुछ कर लेती है अच्छा, लेकिन उसको कभी भी रिगार्ड और रिस्पेक्ट नहीं मिलता। वो उनके साथ नहीं रहती है, लेकिन एट द सेम टाइम वो मतलब कहीं पास में रहती हैं, तो वो जैसे हॉस्पिटलाइज भी हुई तो उसने जो जो उसकी ड्यूटी बनती थी उसने की, बट एट द सेम टाइम उस लेडी ने मतलब उस सास ने उसका रिस्पेक्ट नहीं किया। फिर उसके बाद उनका ये कहना था कि जो उनके ब्रदर इन लॉ हैं, यानी उनके जो देवर हैं और उनकी जो देवरानी है, जो मदर इन लॉ है वो उन दोनों को कुछ नहीं कहती, और क्योंकि मेरे जो देवर है वो स्टैंड लेते हैं तो इसके कारण उनकी वाइफ को, यानी उनकी देवरानी को, कुछ भी नहीं बोला जाता, चाहे वो कुछ करे या ना करे, लेकिन मेरे बहुत करते हुए भी मेरी जो मदर इन लॉ है वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती। उसका ये कहना था कि मेरे हस्बैंड जो है वो मुझे सपोर्ट नहीं करते, वो ऑफिस जाते हैं, तो जैसे वो जो मदर इन लॉ है वो हस्बैंड को ना बीच समय कुछ समय वो साथ में रहते थे, तो वो जो ऑफिस जाते थे तो वो जब वापस आते तो जो उनकी मदर इन लॉ हैं वो उनको कुछ ना कुछ गलत बताती, जो मेरा भाव नहीं भी था वो बताती कि मैंने ऐसा किया दिन में वैसा किया। तो उसने कहा शादी को 20 साल हो चुके हैं, मैं ये मतलब ये चीज मैं स्टार्टिंग से महसूस करती हुई आ रही हूँ कि मेरे साथ वो कभी भी अच्छा बर्ताव नहीं करती। सो इट्स बीन 20 years। हस्बैंड मुझे ये कहते हैं कि तुम्हें ही एडजस्ट करना होगा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सिंस वो मदर हैं उनकी एज हो गई है ना। तो ये सब जो है वो उनकी बातें चल रही थी, उन्होंने ये शेयर किया। फिर जो काउंसलर था तो उसने पूछा कि वो लेडी कैसा फील करती है जब उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, जब उसको सम्मान नहीं मिलता है तो वो कैसा महसूस करती है। तो उसने कहा मैं हर्ट हो जाती हूँ, मैं दुखी हो जाती हूँ, मुझे रोना आता है, मुझे ऐसा लगता है कि ना कोई मेरा साथ नहीं देता है, मुझ पे कोई भरोसा नहीं करता है, मैं जो अपनी सच्ची बात चाहती हूँ कोई मुझ पे ना विश्वास नहीं करता है, ट्रस्ट नहीं करता है, मुझे बहुत अनलकी फील होता है, मुझे बहुत लोनली फील होता है। और फिर वो अपनी फ्रेंड्स को फोन कर करके ना उनके वैलिडेशन के लिए बात करती है, तो उसको समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे। उसने अपनी तरफ से बहुत ट्राई कर लिया, उसने अपने बहुत ग्रैटिट्यूड्स लिख लिए, और उसने ना मतलब सबको फॉरगिव भी कर दिया, लेकिन ये पैटर्न उन सामने वाले का चेंज नहीं हो रहा है और वो उसकी इंसल्ट करने में बिल्कुल तत्पर है। कोई आ जाए बस उसके सामने उसका इंसल्ट करना शुरू हो जाता। तो उस काउंसलर ने पूछा कि वो कैसा फील करेगी जब उसके हस्बैंड उसको सपोर्ट करेंगे। तो उन्होंने कहा कि वो खुश हो जाएगी, वो बहुत वैल्यूड महसूस करेगी, उसको महसूस होगा कि मेरी कद्र होती है, उसको कॉन्फिडेंस आएगा, उसको स्ट्रेंथ आएगा, उसको अंडरस्टैंडिंग, ना कोई कोई ऐसा मिलेगा जो उसको अंडरस्टैंड करता है, उसको प्यार महसूस होगा, उसको सपोर्ट महसूस होगा। तो ये सब कुछ उसने शेयर किया ना। एक सबसे पहले शेयर किया कि मुझे कैसा फील होता है, तो उस काउंसलर ने पूछा कि अगर आपको हस्बैंड सपोर्ट करेगा तो आपको कैसा फील होगा। अब उसके बाद जाते हैं उसके भीतरी पैटर्न पे। तो क्वेश्चन, उन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा कि आपको ऐसी क्या नीड है जिसके लिए आपने ये रिश्ता मैनिफेस्ट किया है, और
उसने कहा मैंने मैनिफेस्ट किया है। तो उन्होंने कहा हाँ यस आपने मैनिफेस्ट किया है। तो उसने कहा मैं क्यों करूंगी इस रिश्ते को मैनिफेस्ट जहां मुझे प्यार ही नहीं मिल रहा, मुझे कद्र ही नहीं मिल रही। तो उसने कहा कि जो लूसी है की बुक है यू कैन हील योर लाइफ, अगर आप लोग भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, पीडीएफ अगर चाहिए किसी को तो बता सकते हैं, मैं शेयर कर दूंगी। तो उसमें उन्होंने कहा कि ये जो पैटर्न है इसमें कोई ना कोई नीड है, आपकी कोई नीड है। तो उसने कहा मेरी नीड नहीं है और मैंने मैनिफेस्ट नहीं किया। वो काउंसलर बार बार बोल को नहीं समझ में आया। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है और डीपली जाते हैं। सिंस उसको प्रॉब्लम थी कि मेरे हस्बैंड मुझे नहीं समझते हैं और वो मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है इट मीन्स कि मैस्कुलिन एनर्जी की प्रॉब्लम है। तो हम अब आपकी लाइफ के और डीपर में जाएंगे, आपके बचपन में चलते हैं कि आपका कैसा पैटर्न बना। हम नहीं जानते कि जब बच्चा छोटा था तो वो पैटर्न कब बना, कैसे बना। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके पापा के साथ आपका रिश्ता कैसा था। तो उन्होंने कहा कि अच्छा था। तो कभी उनकी तरफ से आपको सपोर्ट मिला हो, कभी कुछ अच्छा आपने फील किया हो, या मतलब कुछ आपको दुख महसूस हुआ हो, कभी कोई ऐसा इंसिडेंट आपको याद हो। तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है जिसमें कि जब मैं 8-9 साल की थी तब से उन्होंने ड्रिंक करना शुरू किया। हाँ अभी सिस्टर कोई भी मैसेज ना करें बिकॉज मेरा ना ध्यान भटक जाता है। मैं आपको शेयर कर दूंगी, आप शेयरिंग ग्रुप पे मैसेज डाल दीजिएगा, आई विल शेयर दैट ग्रुप, शेयर दैट बुक। है। तो उसमें उन्होंने कहा कि फादर्स जो थे उनको बिजनेस में लॉस हो गया जब मैं 8-9 साल की थी। और 8-9 साल की होने पे जब मतलब उनको बिजनेस में लॉस हुआ तो एक रात ऐसी थी जब वो बहुत ड्रिंक करके आए। जब वो ड्रिंक करके आए तो वो बहुत गुस्सा हुए, रात को 11, 11:30 का समय था, वो बहुत गुस्सा हुए और वो मम्मी को अब्यूज करने लगे, कुछ गालियां देने लगे। तो उन्होंने कहा कि तुम बच्चों ने क्या किया। तो उसने कहा कि मतलब जैसे वो 3 या 4 भाई बहन थे शायद। तो उन्होंने कहा हम मम्मी के आसपास खड़े हो गए थे, मम्मी बहुत रो रही थी। तो उन्होंने कहा कि आपने रोकने की कोशिश की अपने पापा को। तो उन्होंने कहा हाँ हमने रोकने की कोशिश की हमारे पापा को, लेकिन पापा माने नहीं। और उन्होंने कहा मतलब और उन्होंने हमें डांट दिया। तो हम पापा से कह रहे हैं कि पापा आप गलत कर रहे हो, लेकिन पापा से गुस्से में थे और वो बिल्कुल नहीं सुन रहे थे। और मतलब हमें बहुत डर लग रहा था, हमें बहुत फियर हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि फिर आपने क्या किया। तो उन्होंने कहा रात को 1 बजे थे, ये 11:30 से लेकर 1 बजे तक चलता रहा, हम पापा को कंट्रोल करते रहे, पापा कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। दम मतलब उनकी मम्मी जो थी वो रो रही थी। और तो उन्होंने क्या किया, बच्चों ने क्या किया कि पास में एक अंकल रहते थे, 1 बजे के आसपास उनके पास गए, उन अंकल को लेकर आए और उन्होंने उन सिंस वो पापा जो थे वो उन अंकल की बात सुनते थे, तो उनके अंकल के आने के बाद वो पापा जो थे उन्होंने जो भी समझाया और पापा सो गए। तो उन्होंने कहा अगले दिन क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि अगले दिन पापा उठे नॉर्मल थे, लेकिन सिंस ये पैटर्न जो था वो चलता जा रहा था, वो जो जैसे खाने में भी प्रॉब्लम निकालना, मम्मी हमें कुछ नहीं बोलते थे लेकिन मम्मी को बहुत डांटते थे। ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब वो अब इस बच्चे की सिचुएशन देखिए कि बच्चा बहुत डर गया है ना, उसको बहुत अनसपोर्टिव फील हो रहा है। अब वापस हम जाते हैं, वापस उस पे जाते हैं जो है ना, जब वो लेडी क्या फील कर रही थी जब उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा था, वो हर्ट थी ना, वो दुखी थी, उसको रोना आ रहा था, उसको कोई विश्वास नहीं हो रहा था, उसको कोई सपोर्ट फील नहीं हो रहा था, वो बहुत अकेलेपन में थी, मतलब उसको बहुत लोनली लग रहा था, उसको अनलकी लग रहा था। ठीक है। तो क्या हुआ कि जब वो बच्चा छोटा था, जब उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ, उस इस पर्टिकुलर मोमेंट में जब वो पहली बार हुआ उसके साथ इंसिडेंट, वो बच्चा बहुत डर गया। तो उस थेरेपिस्ट ने उससे पूछा कि अच्छा मतलब आपको डर क्यों लगा। तो भीतर जाते 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 जाते, पहले वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, उसके बाद भीतर जाते जाते उसको पता चला कि जो मतलब जो मैं इतना डर गई थी, अब वो उसके पापा इतना गुस्से में थे, इतना गुस्से में थे कि शायद उसको लगा कि कहीं उस बच्चे को मार ही ना डाले, है ना। तो वो छोटा सा बच्चा है, 8-9 साल का बच्चा है, अब वो डर गया कि मुझे मार ना डाले। तो उसको मारने से किसने बचाया, जो उसके पापा को कंट्रोल किसने किया, उन अंकल ने। तो वो जब अंकल आए तो अब ये वापस ये सारी
जो उन्होंने शेयर किया कि वापस मुझे ये हुआ कि जब वो अंकल आए तो मुझे खुशी हुई ना, मुझे कॉन्फिडेंस आया कि ठीक है पापा इनसे कंट्रोल में आ जाएंगे। मुझे थोड़ी हिम्मत आई, मुझे ऐसा लगा कि चलो कोई तो समझा, मुझे ऐसा लगा कि हाँ चलो प्यार महसूस हुआ, कोई सहारा महसूस हुआ। अब जो ये जो दो कैरेक्टर्स थे, पापा और उनके फ्रेंड और उनके नेबर जो थे, है ना, आज उनको किस रूप में, उनकी मदर इन लॉ, क्योंकि सिंस वो बहुत डर गई थी और उनको ऐसा लग रहा था कि उनके पापा उनको मार ही ना, मतलब वो बच्चा जो था वो डर गया था और उनको ऐसा लग रहा था कि उसको मार ही ना डाले, तो उनका ये हुआ कि कोई मुझे मार डालने से पहले ही मैं दुखी हो जाऊंगी अगर, तो मैं मरने से बच जाऊं। ये मेरा सर्वाइवल मोड है और मुझे मरने से बचने पे कौन बचाएगा, उसके साथ मैं तो मतलब पापा के साथ तो मैं स्टैंड नहीं ले सकती, बिकॉज पापा को मैं कुछ भी बोलूंगी पापा तो मुझे धक्का दे देंगे। तो उसने क्या किया, वो जो सपोर्टिव सिस्टम था, सपोर्ट सिस्टम था, वो जो अंकल थे, उनके आने पे उन्होंने, जैसे उन्होंने बच्चों को समझाया होगा शायद कि बच्चे कोई बात नहीं, इट्स ओके, और मतलब उन्होंने पापा को सुला दिया तो उसको वो सपोर्ट महसूस हुआ। तो अब उस बच्चे की क्या नीड बन गई, उस बच्चे की नीड बन गई कि मुझे दुखी, मैं दुखी हो जाऊंगी तो मैं मरने से बच जाऊंगी। तो इसीलिए उसने ऐसी मदर इन लॉ को मैनिफेस्ट किया, या उस मतलब उसको ऐसा नेचर चाहिए था कि जो उसको डरा के रखे, लेकिन सिंस अब उसकी बोलने नहीं है क्योंकि वो डरती है मरने से, इसलिए उसका जो हस्बैंड है वो उसको बैक स्टेज पे सपोर्ट करता है कि कोई बात नहीं, इट्स ओके। मतलब हालांकि उसको वैसा कॉन्फिडेंस महसूस, वो अभी परेशान है, लेकिन सब कॉन्शियस लेवल पे उसने इस इन दोनों रिश्तों को खुद से ही मैनिफेस्ट किया है। तो उस जो काउंसलर था, तो उसने, थेरेपिस्ट जो था, तो उसने पूछा कि अब आप देखो कि क्या करना है। तो उसने कहा कि हाँ मुझे दुखी रहने की, अब उसने एक्सेप्ट करना शुरू किया कि हाँ मुझे दुखी रहने की आदत पड़ गई है। तो उसने कहा दुखी रहने के और क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो उसने, जैसे क्या है ना, मैंने कल जो शेयर किया था कि बॉडी को जो है वो आदत पड़ जाती है दुखी रहने की, उसका वो जो स्ट्रेस हार्मोन है जब वो रिलीज होता है तभी उसको लगता है बॉडी को कि हाँ मुझे खाना मिला। तो ऐसे ही उस बच्चे को ये लगा कि हाँ अब मैं थोड़ा सा दुख सहन कर लूंगा तो ये ना मैं मतलब वो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो जाएगा और मेरी बॉडी शांत हो जाएगी और मेरे इनर चाइल्ड को प्रोटेक्शन मिल जाएगी और वो मरेगा नहीं। तो अब उन्होंने जब बोला कि आप दुख किस किस तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो उसने कहा कि हाँ मतलब अब ये, अब उसको समझ में आने लगा कि बच्चे कुछ नहीं करते हैं तो मैं दुखी हो जाती हूँ और फिर मैं मतलब उसी वापस मोड में चली जाती हूँ। कभी कोई मेरी बात नहीं मानता है, मेड कोई मेरी बात नहीं मानती तो मैं दुखी हो जाती हूँ, मैं उसमें चली जाती हूँ। तो उसने कहा, फिर बात होते होते ये हुआ कि अच्छा फिर करना क्या है। तो हमने कहा कि ये देखिए, ये इस तरीके से आप इमेजिन करिए कि वो लेडी है और मतलब सास भी सपोर्ट नहीं कर रही है और हस्बैंड को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और ये उसका इनर चाइल्ड है। उस समय जब उसने अपने पापा को डांटते हुए देखा तो उसके अंदर क्या आया, फिर उसके बाद उसके अंकल उसको सपोर्ट करने के लिए आए। तो उन्होंने कहा कि अब क्या करना है। तो उन्होंने यही कहा कि उसको कहीं ना कहीं उस इनर चाइल्ड को ये यकीन देगा कि वो उसके साथ है। जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको हम लेके चलते हैं कि वो हमारा इनर चाइल्ड है, वो हमारा छोटा सा बच्चा है जो कि अंदर बहुत डरा हुआ बैठा है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये सब चीजें उसी की अपनी मैनिफेस्टेशंस हैं। तो इसीलिए वो सेम पैटर्न जो है वो बच्चों के लिए भी वहीं से दुख आ रहा है, मेड से भी दुख आ रहा है, कभी किसी रिलेटिव से भी दुख आ जाता है। तो उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलता, ऐसा लगता है कि वो दुखी है ना, वो दुखी रहना चाहती है। अब ये समझ में आया कि दुखी रहना उसकी अपनी नीड हो गई है, पैटर्न नहीं है ये नीड है। उसको जिंदा रहने के लिए, उसको सर्वाइवल मोड में रहने के लिए उसको दुख चाहिए ताकि वो बड़े दुख से, यानी कि वो मरने, मतलब जैसे वो मर ना जाए, तो वो अपने आप को अपने हस्बैंड के रूप में उसने एक सपोर्ट को मैनिफेस्ट किया। तो है ना, अब ये देखिए, चाइल्डहुड सिचुएशन थी, बचपन की कोई स्थिति थी, उसको फियर आ गया फ्लाइट मोड में कि अब मस्त मतलब मैं बस बच जाऊं, कैसे भी मैं बच जाऊं ना। तो वो अंकल आ गए, सर्वाइवल पैटर्न जो था,
तो कोई जब उसका साथ देता है तो वो सुरक्षित है। अगर उसका हस्बैंड उसका साथ नहीं देगा, क्योंकि उसमें सास से लड़ने की, सास से बात कहने की हिम्मत नहीं है उस लड़की में, तो फिर उसने जो भी उनकी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, नाउ आई विल टेक द स्टैंड, और मैं अपनी बात को प्यार से रखने की कोशिश करूंगी। ठीक है, अल्टीमेटली ये वही उसका एडल्ट लाइफ में रेपिटेशन रहा है। फीलिंग्स, है ना। ट्रुथ क्या है? ट्रुथ ये है कि बाहर कुछ है ही नहीं, जो भी बाहर प्रकट हो रहा है वो मेरे अंदर का ही प्रकटीकरण है। तो हम ये चेक करें, कई बार क्या है कि मुझे सेल्फ वर्थ मुझ में नहीं है, तो क्या होगा कि हर कोई आकर मुझे गाली देकर चला जाएगा, मैं रोऊंगी तो सही, मुझे बुरा तो लगेगा, लेकिन सिंस वो सेल्फ वर्थ का इशू है, इसलिए मैं बाहर सीख करने में लगी ना। तो मेरी जो फीलिंग्स होंगी ना, जैसे जैसे मैंने स्टैंड लेना शुरू किया, वो जो लोनलीनेस की फीलिंग्स है, अनलकी की फीलिंग्स है, वो सब चेंज होने लगेंगी, है ना। मैं खुश हो जाऊंगी, स्टैंड लेके मैंने बात कर लिया कि हाँ ये मेरा स्टैंड है, अगर आप मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस में चलोगे देन आई विल सपोर्ट यू। हम डरते हैं स्टैंड लेने से कि अरे हमने कह दिया तो क्या होगा। क्योंकि हमने लास्ट के कुछ सेशंस में भी देखा ना, क्योंकि मुझे रिजेक्शन का डर है, इसलिए मैं अपनी बात को नहीं रख पाती हूँ। बचपन में कहीं मैंने बात को रखा, वो रिजेक्ट हो गई वो बात, तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मुझ में कैपेबिलिटी नहीं है, मेरी सेल्फ एस्टीम नहीं है, तो मेरी सेल्फ वर्थ भी नहीं है, बाहर सब कुछ वैसा ही होता चला जाएगा। तो बेसिकली ये हमारी अपनी ही नीड्स हैं सारी, जो कि बाहर हो रहा है। तो इस केस में आप लोग को समझ में आया क्या क्या लर्निंग्स रही, फिर इसके बाद हम आते हैं, बिकॉज दिस एग्जाम्पल वॉज द आई ओपनर फॉर मी, जिसमें मुझे समझ में आया था कि हम कहाँ, मतलब क्या क्या चीजें हम लेकर बैठे हुए हैं, और हम पूरी दुनिया को ब्लेम किए जा रहे हैं कि ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, इनकी वजह से ऐसा, इनकी वजह से ऐसा है। तो अब आप शेयर करिए ना चैट बॉक्स में कि हाउ डू यू लाइक दैट एग्जाम्पल, कुछ आपको अपने लिए मिला इसमें, अपना कुछ पैटर्न समझ में आया, या किसी की अपनी स्टोरी ये निकल कर आई। सुनीता सिस्टर। आज सभी अपने अपने पैटर्न्स देखेंगे कि क्या है मुझ में ऐसा जो कि मैं ही मैनिफेस्ट कर रही हूँ। बाहर अगर मुझे कोई गलत बोल भी रहा है ना, कुछ कोई गाली भी दे रहा है अगर, तो ये मेरा ही मैनिफेस्टेशन है। ठीक है, चलिए अब हम अगले एग्जाम्पल में बढ़ते हैं। अब हम आते हैं, एक फ्रेंड है, नीतू है, जो लखनऊ में रहती है। ठीक है, तो क्या हुआ कि उनको कैंसर हो गया। कैंसर हो गया, अब हमने कहा कि अरे कुछ ना, मतलब जो भी, मतलब जो भी फिजिकल मैनिफेस्टेशन जो भी हुआ, अब उसकी डीप में हम जाते हैं कि कैंसर क्यों हुआ। तो जब उसकी बातें मैंने सुनी, और उससे मतलब अब वही था कि वो थोड़ा सा डिप्रेस थी, तो मैंने उसका कुछ समय ना उसका साथ दिया, कि उसको समझने की कोशिश की। हालांकि आज भी मैं उससे डायरेक्टली तो नहीं बोल पाई, लेकिन मैं उसके पैटर्न को समझ पाई, उसकी नीड को समझ पाई। सबसे पहले था उसका, सिंस वो स्टूडेंट थी, तो स्टूडेंट ऑफ ना वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पर सेलिबेसी को महत्व दिया जाता है, ब्रह्मचर्य को महत्व दिया जाता है। तो उसने कहा कि मुझे वो ना सेलिबेसी फॉलो करनी है। उसके बाद समझ में आता था कि उसको घर के काम करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। मतलब उसको ये डेली रूटीन ऐसा लगता था कि मुझे नहीं करना है, मेरे को तो सेंटर जाना है, मुझे सेंटर जाना है, और ना कि मतलब मैं घर के काम अवॉइड करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे मुझे मजा नहीं आता उसमें। तीसरा था कि जब वो बीमार पड़ती थी, तो उसको ऐसा लगता था कि मुझे टाइम मिल गया है, मुझे मेडिटेट करने का टाइम मिल गया है। उसकी कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस थी,
तो उसको मुझे मतलब मुझे मुझे मेडिटेट करने का टाइम मिल गया है, और मुझे खुद के साथ कनेक्ट होने का टाइम मिल गया है। मेरे रूम में कोई भी नहीं आता है, और मुझे अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, अगर बीमार हो भी गई तो ठीक है, मतलब मैं ये टाइम को यूटिलाइज कर लेती हूँ। ठीक है। एट द सेम टाइम जब वो बीमार होती थी, तो अब सब उसकी केयर करेंगे, है ना। उनकी दो बेटियां हैं, तो वो बेटियां आके वैसे शायद ना पूछें, लेकिन उनकी जो दोनों बेटियां हैं आके वो पूछती हैं कि अच्छा मम्मी आपको कुछ चाहिए तो नहीं, वैसे कुछ नहीं पूछ रही हैं, तो उनको ये ऐसा फील हो रहा है कि मुझे सपोर्ट मिल रहा है, मुझे लव मिल रहा है ना। मैंने भी आपसे शेयर किया था कि जब मैं छोटी थी, मेरी मम्मी जॉब करती थी, और मैं जो थी वो बीमार हो जाती तो मेरी मम्मी छुट्टी लेती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे सोने को भी मिल जाता था, मुझे घर के काम भी नहीं करने पड़ते थे। तो ये वन ऑफ द कई बार हमारी बीमारी के ऐसे ही, जो नीतू सिस्टर हैं उनकी भी नीड थी, उनकी दोनों डॉटर्स उनको आके पूछती थी। उनको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए टाइम मिल जाता था जब वो बीमार होती थी, और उनको घर के काम नहीं करने थे। अब देखिए सबकॉन्शियस में क्या हिडन इनर पैटर्न्स बन गए, कि जब मैं बीमार होंगी तो मुझे केयर मिलेगा, अटेंशन मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी। अच्छा, अब ये जो बीमारी है ना, ये मुझे मेरे लिए समय दे देगी, मुझे किचन में कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, और सब लोग अपना अपना जो दोनों डॉटर्स हैं वो सब अपना अपना मैनेज कर लेंगी, और हस्बैंड भी अपना देख लेंगे कि बाहर खा लेंगे। ठीक है। तो उसको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, और जब वो बीमार होती तो वो कहती कि मैं जनरली कुछ खाती नहीं ऐसे। तो उसको सिंस उसको सेलिबेसी भी फॉलो करना था। यूनिवर्स ने इस पैटर्न को देखा, ये पैटर्न बहुत टाइम से बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, उसकी नीड हो रही है, उसकी नीड हो रही है क्या, बीमार होना, घर के काम नहीं करना है उसको, तो उसकी नीड हो रही है, क्या नीड हो रही है, क्या बेस्ट मैनिफेस्टेशन था, उसको कैंसर हो गया। अब उस कैंसर के चलते उसका सेलिबेसी फॉलो हो गया, मतलब वो बहुत दुख से गुजरी, बहुत ज्यादा दुख से गुजरी, मतलब वो जो ना सर्जरीज होती है, कीमो होती है, रेडिएशन होती है, बहुत बहुत मुश्किल होता है उसमें, लेकिन इस तरीके से था कि शायद मतलब उस अब उसने जो भी मैनिफेस्टेशन किया, हालांकि मतलब उसे अच्छा तो अब नहीं लग रहा, लेकिन ये हमारी अपनी नीड होती है, इसलिए इलनेसेस मैनिफेस्ट होती हैं। तो उसने कैंसर को मैनिफेस्ट कर लिया, जिससे कि वो सो सकती है, कोई उसे कुछ कह नहीं सकता, उसको कोई कुछ काम के लिए नहीं कहेगा, बच्चे अपने आप रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, उसको काम करना नहीं पड़ेगा, और है ना, उसको सपोर्ट भी मिलता रहेगा, उसको लव भी मिलता रहेगा, उसको कंपैशन भी मिलता रहेगा। तो इस तरीके से उसने उस कैंसर को मैनिफेस्ट किया। तो जब हम किसी काम को भी अवॉइड करते हैं, तो वो भी वन ऑफ द रीजन बन जाता है हमारी बीमारी का। मैंने कितने सारे ना ओल्ड मतलब सीनियर सिटीजन्स को देखा है ना, 70-80 साल के हो जाते हैं फिर भी घूमने निकल जाते हैं, बड़े बड़े आराम से घूमते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एट द सेम टाइम अगर 50-60 साल वाले हैं, तो वो कहते हैं अरे मतलब हमारे तो घुटनों में दर्द होता है, हमारे तो पैरों में दर्द होता है, हम तो नहीं जा सकते, पता नहीं ये कैसे चले जाते हैं। तो वो कैसे चले जाते हैं, जो चले जाते हैं उनका मन करता है ना, उनके अंदर से भावना उठती है कि मुझे तो जाना है, मुझे तो बाहर निकलना है, तो वो ठीक रहते हैं। ऐसे ही जो बाहर नहीं निकलना चाहते, कहीं जाना नहीं चाहते, तो उनके पैरों में कभी ना, थाइस में, कभी घुटनों में ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो अब कोई भी हमारी आदत हो, है ना, कोई भी हमारी चॉइस हो, तो हम ये देखें कि हम कुछ ना कुछ इस तरीके से ना हो कि जो ईश्वर ने दिया है उसका धन्यवाद ना करते हुए हम कुछ ना कुछ और ही इनवाइट कर लें अपने। तो इसलिए जैसे ग्रैटिट्यूड ने हमें क्या सिखाया कि जब आप किचन में काम कर रहे हो तो यू आर सो लकी कि आपके पास फैमिली है ना। आप अगर आपको अगर लग रहा है कि अरे बहुत सारे कपड़े मुझे धोने पड़ रहे हैं, तो कितने लकी हैं हम कि फैमिली तो है, उसको खुशी खुशी कर सकते हैं। अगर मुझे कहीं ना जाना है, अगर मैं जा पा रही हूँ, खुशी से जा पा रही हूँ, फ्रीडम से जा पा रही हूँ, अगर मुझे रिलेटिव्स के यहाँ जाना है तो मैं जा पा रही हूँ, तो मुझे खुश होना चाहिए कि आई एम हेल्दी, दैट इज वाई आई एम गोइंग। बाकी अगर मुझे जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस या कुछ उन सब के लिए समय चाहिए, तो हम ना सुबह का समय निकाल सकते हैं। ठीक है। अब हम केस स्टडी थर्ड, ये मेरी अपनी ही स्टोरी, मतलब बहुत बहुत ही अभी रिसेंटली ही मुझे क्लियर हुआ कि मुझे मेरे अंदर ये ट्रिगर करता था, जैसे ही कोई पैसे मांगता था मुझे अच्छा नहीं लगता था।
तो मैंने देखना शुरू किया अपने अंदर कि क्या है, कि बार बार जैसे कोई भी इवन डोनेशन के लिए भी मांगता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ना ही मैंने जिंदगी में किसी से पैसे मांगे, ना ही मुझे पैसे मांगना अच्छा लगता है। तो इसका रीजन क्या है? तो फिर मैं बचपन में गई 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 बहुत डीप जाके, एक मुझे एक वाकयात इंसिडेंट याद आया। मैं बहुत छोटी थी, क्लास 5 में थी, 10 साल की थी मैं। तो उस समय हमारे स्कूल में एक हेल्पेज इंडिया करके ना एक ऑर्गेनाइजेशन थी। तो उन्होंने सबको फॉर्म्स दिए और उन्होंने कहा कि अगर आप डोनेशन इकट्ठा करके लाते हो तो आप ना, उस समय आज से कितने साल पहले, बहुत बहुत साल पहले, तो अगर आप 25 रुपीज इकट्ठा करते हो तो आपको एक बैच मिलेगा, 40 रुपीज इकट्ठा करते हो तो आपको एक बैच प्लस सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर कुछ था शायद 100 रुपीज इकट्ठा करते हो तो आपको ट्रॉफी मिलेगी। तो अच्छा, तो उस समय मतलब मम्मी तो जॉब करती थी, पापा भी अपना बिजी रहते थे, तो मैं हमारी बुआ साथ में होती, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं और मेरी सिस्टर थे, तो तुम जाओ जो पापा के फ्रेंड्स हैं उनसे पैसे ले आओ, उनसे बोलो कि डोनेट कर। तो उस समय तो एक एक दो दो रुपए सब लोग देते थे, तो मैं कुछ फ्रेंड पापा के फ्रेंड्स के पास गई तो उन्होंने दे दिए, जो एक एक दो दो रुपए देने थे उस समय दे दिए। फिर मैं एक अंकल के पास गई, तो वो जो अंकल थे उनकी शॉप थी वहां पर। तो पहले तो उन्होंने थोड़ा सा हंसने से लगे, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं दे दूंगा। उस समय उन्होंने नहीं दी। उसके बाद मैं वापस घर आ गई, मैं और मेरी सिस्टर वापस घर आ गए, हम तो भूल भी गए थे। शाम को मेरे पापा बहुत गुस्से में वापस आते हैं और वो मुझे मतलब डांटने लगते हैं कि तुम किसी से पैसे मांगने क्यों गए। तो अब हमें मतलब हमें तो पता ही नहीं था कि ये जो पैसे मांगना है ये ठीक नहीं होता है। तो बहुत डांटा उन्होंने और उन्होंने हमें कहा कि आज के बाद किसी से पैसे नहीं मांगने हैं आप। तो मेरे अंदर ये चीज घर कर गई कि पैसे मांगना गलत है। तो पैसे नहीं मांगने चाहिए। और किसी ने पैसे मांगे इसलिए अब मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, बिकॉज वो सिस्टम में प्रोग्रामिंग थी। तो फिर मैं वापस उस इंसिडेंट में गई और वापस मैं वहां उस बचपन में जाकर अपने आप को हील करके आई कि कोई बात नहीं, इट्स ओके। मतलब अपने पापा को जैसे ना, वो थेरेपिस्ट क्या करते हैं कि वो आपको वापस उस इंसिडेंट में लेकर जाते हैं। अगर आपको याद आ गया वो इंसिडेंट कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, कहाँ से इस पैटर्न की शुरुआत हुई थी, तो वो आपको वापस उस इंसिडेंट में बोलते हैं कि आप आईज क्लोज करो और वापस वहां पहुंच जाओ और देखो वहां सब कुछ ठीक करके फिर वहां से वापस आ जाओ। तो ये क्या करता है, अगर सपोज एक बार में नहीं होता है तो मैं 2-3 बार इसको ट्राई कर सकती हूँ और मैं बहुत कंफर्टेबल हो सकती हूँ कि ठीक है, मैं उन अंकल से पैसे मांगने के लिए गई थी, वो डोनेशन पर्पस के लिए था, मेरे अपने लिए तो नहीं था। तो मैं बिल्कुल सही थी, बिकॉज मैंने अब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस देखी हैं जो कि डोनेशन के लिए बात करती हैं, डोनेशन मांगती हैं। तो इसमें कुछ गलत नहीं है जब हम किसी की हेल्प कर रहे हैं। तो मैं उस बच्चे को, जब उसको डांट पड़ रही थी तो मैं उसको समझा के आई कि इट्स ओके, तूने जो किया वो बहुत अच्छे के लिए किया। ठीक है, मेरे पापा का अपना कोई पैटर्न होगा कि जैसे उन्हें नहीं अच्छा लगा होगा, तो इसीलिए मुझे डांट पड़ गई। तो वो उसको मैंने करेक्ट किया। तो कोई भी इंसिडेंट अगर मुझे ट्रिगर कर रहा है, इसीलिए हम सब ने देखा होगा कि हम बात करते हैं कि कौन से ट्रिगर्स हैं आपको, हो सकता है ये एक बार में ना लिखे जाएं लेकिन आप इसको डीपली देख सकते। फिर ये रियल टाइम एग्जांपल मेरी अपनी मम्मी का है। मेरी मम्मी को स्किन की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो स्किन की प्रॉब्लम में जैसे मेरे को बस इतना याद है कि मैं बहुत छोटी थी, 12-13 साल की होंगी शायद, या इससे भी छोटी, मुझे एग्जैक्टली समय तो याद नहीं। तो एक बार मेरी मम्मी जो है वो पूरी उनके फेस पे पूरे स्किन का कुछ इश्यू हो गया, और पूरी जहां जहां उनका एक्सपोजर था सन के साथ, तो उनको पूरा रेड 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 बहुत सारा पूरी बॉडी पे रैशेस हो रहे थे, और उनको उनकी फ्रेंड छोड़ने के लिए आई थी। बिकॉज मम्मी की मेरे ऑफिस मतलब ऑफिस में मेरी मम्मी की हालत बहुत खराब हो गई थी। तो वो जो फ्रेंड थी वो उनके साथ आई, ऑटो में आए वो। और मतलब मैं मम्मी की हालत को देखकर डर गई थी। और ये कैसा होता था कि सिंस मम्मी जो थी वो ऑफिस के लिए निकलती थी 10 बजे, तो उनको धूप से ये प्रॉब्लम हो जाती थी और ये रिपीटेडली हो जाती थी। तो मुझे तो शायद हम लोग इतना छोटे थे कि हम क्या ही घर को मैनेज करते, मुझे तो याद भी नहीं कि वो अपने घर को कैसे मैनेज करती थी, सारा हम लोग का ध्यान रखती थी। और फिर थोड़ी देर में वो प्रॉब्लम, शायद उन्होंने बहुत मेडिसिन खाई, फिर वो ठीक हो जाती थी, लेकिन फिर जैसे ही धूप में जाती थी वैसे ही वो परेशान हो जाती थी, चाहे वो गर्मी हो सर्दी हो। और जब निकलने का समय होता था तो धूप बिल्कुल सर पे होती थी।
तो पता नहीं शायद कितने सालों तक चला। फिर मुझे कुछ दिन पहले, अभी कुछ दिन पहले मुझे याद आया कि मैंने मम्मी से कभी पूछा ही नहीं कि मम्मी ने उस स्किन प्रॉब्लम के लिए क्या किया। तो मैंने मम्मी से बात की, मम्मी को कॉल किया कि मम्मी वो जो आपको स्किन की प्रॉब्लम हो जाती थी वो ठीक कैसे हुई। तो मम्मी ने बोला कि मुझे भी बिल्कुल नहीं पता, मैंने दवाइयां बहुत ली, लेकिन मैं रो रो कर ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि हे ईश्वर मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं घर को संभाल सकूं, बच्चों को संभाल सकूं, मुझे मेरा जॉब भी देखना है। तो अगर ये प्रॉब्लम रहेगा तो मैं कैसे ये सब मैनेज कर पाऊंगी। तो उन्होंने अपनी बॉडी से बात की, या अपने ईश्वर से बात की, खुद से बात की, कुछ भी समझ लीजिए, अपने सेल्फ से बात की, और उनको कहा कि मुझे ये काम करना है और मुझे इसलिए हील होना है। तो उन सेल्स ने समझा कि ये अर्जेंसी है और उन्हें हील होना है, अपने आप को ठीक करना है। तो इसीलिए वो सेल्स ने अपना काम शुरू कर दिया, और मम्मी जानती भी नहीं कि वो कैसे ठीक हो गई। तो ये एग्जाम्पल है। और फिर एक और केस स्टडी जो कि रियल है ये भी। एक माली भैया, माली भैया नहीं कहेंगे, फार्मर कहेंगे इनको। फार्मर को, किसी बुक में भी ये आया है, ये स्टोरी बुक में शेयर हुई है, माली थे और फार्मर थे, मैं नहीं जानती। तो उनको कैंसर हो गया ना। तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि अरे आपको तो ये मतलब जो गिल्टी बनने लग गई है, तो इमिडिएटली आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, आपको ना केमोथेरेपी करानी पड़ेगी शायद, या जो भी था, जो भी प्रोसेस होता है कैंसर का, तो आपको इमिडिएटली वो कराना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ, क्योंकि मुझे ना सीड्स बोने का समय है, तो अभी तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो अगर तो मैं हॉस्पिटल में आ गया तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, तो मैं आपके पास आता हूँ 1 महीना। ने कहा कि हो सकता है कि आपके पास 1 महीना भी। तो उसने कहा इट्स ओके। तो वो जाता है अपने फार्म से, वो बिजी हो जाता है, वो उस बीमारी पे वो ध्यान भी नहीं दे रहा है, तो वो सीड सो कर रहा है, उसका समय हो गया। फिर वो जब महीना भर होता है, 1.5 महीना, वो जाता है वापस कि अच्छा ठीक है, अब जो आपको वो प्रोसेस करना है। तो उन्होंने कहा कि ये प्रोसेस ऐसे चलेगा और इतने समय के लिए चल। तो उसका कुछ समय था शायद, पता नहीं कुछ फसल काटनी थी या कैसे था। तो उसके बाद मैं कहा कि अरे मेरे को तो अभी समझ में आ रहा है कि मैं इतना समय तो नहीं दे सकता, बिकॉज आप बोल रहे हो कि कीमो भी होगा, रेडिएशन भी होगा, इसमें 2-3 महीने लगेंगे, तो अभी मैं बिल्कुल ही समय नहीं दे सकता। फिर डॉक्टर ने वार्न किया कि नहीं, अगर आपने लापरवाही की तो हो सकता है कि आप बचो ही ना। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मुझे कुछ काम है, मैं वो करके आता हूँ। वो अपना धान वान काटने में जो भी था बिजी हो गया। उसके बाद वो वापस वो पहुंचता है उस डॉक्टर के पास। तो वो डॉक्टर देखता है कि वो गिल्टी है ही नहीं। तो वो, एक तो फार्मर जो था वो खुश रहने लगा, जो माली था, फार्मर था, जो भी था वो खुश रहने लगा ना। उसने अपने सेल्स से जो भी बात करके उनको कमांड देना था कि मेरे पास ये पर्पस है, ये लाइफ का पर्पस है। कल जो कनिनिका सिस्टर बार बार जिसे आपने बोला ना, तो मैं इसीलिए आपसे पूछ रही थी कि आपका पर्पस क्या है, बिकॉज अगर पर्पस नहीं है तो हम उन्हीं सब बातों में उलझे रहेंगे, है ना। वो जो माली था तो उसके पास कोई पर्पस था, तो वो वापस उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए जब वापस आता है ना, अपने सारे काम पूरे करता है, और उसके बाद जब वो पहुंचता है, तो वो कितने साल तक जिया उसके बाद। तो अगर हमारा कोई लाइफ का पर्पस नहीं होगा तो हम ये बीमारियों को मैनिफेस्ट कर लेंगे। हमारे पास कुछ सोचने को नहीं होगा तो हम दुख मैनिफेस्ट कर लेंगे। हमारे पास है ना कोई और चीज कुछ अच्छा करने को नहीं है तो हम ऐसे रिश्ते मैनिफेस्ट कर लेंगे जो हमें दुखी रख सकते हैं, हमें बिजी रख सकते हैं। तो बेटर है अपनी एनर्जी जो है वो ऐसे ही वेस्ट करने की बजाय हम किसी अच्छे काम में लगाएं। तो खुद के सेल्स को हील करने की बात है ना हम करें, अपने सेल्स से बात करें। जिन्होंने भी शान सागर सर का कोर्स किया है वो और अच्छे से समझ पाएंगे कि ना कितनी पावर है सेल्स में। देखिए, सेल्स हमारे हर मिनट ना कितने सारे बिगड़ रहे हैं, कितने सारे ना खत्म होके नए डॉटर सेल्स बनते हैं, मदर सेल्स खत्म होते हैं, डॉटर सेल्स बनते हैं। तो जैसे अगर लिवर है, लिवर शायद 3-4 महीने में या कुछ समय, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, कुछ समय में पूरा लिवर के सारे सेल्स बदल जाते हैं। लेकिन जब कुछ महीने में सारे सेल्स बदल जाते हैं तो लिवर की प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तो जब सेल्स बदल रहे हैं, जब वो सेल्स मदर सेल से डॉटर सेल बन रहा है, तो वो इंफॉर्मेशन जो मदर सेल के पास है वही डॉटर सेल को जा रही है ना। जो डीएनए या जो हम कहें कि मेमोरी उस मदर सेल के पास है वही डॉटर सेल में पास ऑन हो रही है। तो ग्रैटिट्यूड क्या करता है, हमें ग्रैटिट्यूड ये हेल्प करता है कि जो हमारे मदर सेल्स में जो मेमोरी है, अगर हम ग्रैटिट्यूड कर जब हम ग्रैटिट्यूड करते रहे उस समय वो डॉटर सेल्स बने, तो उस डॉटर सेल्स में वो ग्रैटिट्यूड चला जाएगा और वो हमें ही जो नया सेल बनेगा वो
पूरा का पूरा, कैसे बोलेंगे उसको, जो नया सेल बनेगा वो उसमें नई प्रोग्रामिंग होगी, तो वो आपकी बीमारी को हटा देगा। तो हमें सेल्फ से बात करके उनको हील करना होगा, उनको पर्पस देना होगा। और एक चीज हमेशा, हमें लास्ट मोमेंट वाली मैं आप बात करती हूँ, ये पे शेयर करती हूँ। जो भी हम ना डिसीजन लें, जो भी बात हमें बहुत परेशान कर रही है कि किसी ने ऐसा क्यों कहा, ये रिश्ता ऐसा क्यों है, तो आप हमेशा चेक पॉइंट रखना अपने में कि जब आपका आखिरी समय होगा, जब आप बेड पे हो, अब आप ये सोचिए कि आप बस बिल्कुल जाने वाले हो, अब आपके पास उतना समय नहीं रह गया है, तो क्या आपको वो सब बातें मैटर करेंगी जिनको लेकर हम अभी बैठे हुए हैं ना। एक है कि मैं बहुत सारी बातें ऐसी पास्ट की लेकर बैठी हुई हूँ जिनका कोई वजूद नहीं है, और जब मैं अपना शरीर छोड़ूंगी तो मैं सोचूंगी कि अरे यार, इन सब बातों को छोड़ के मैंने कोई स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कर ली होती अपनी, मैंने अपने आप को क्लीन कर लिया होता, है ना, मैंने अपने आप को विकारों से मुक्त कर लिया होता, मैं अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर पाती, तो मैं समझ सकती कि मेरे पास ना कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, मैं इस धरती पर आई क्यों थी। हमने सोल प्लान के बारे में समझा ना, इस हर व्यक्ति अपना सोल प्लान लेकर आता है, हर आत्मा अपना सोल प्लान लेकर आती है। तो वो जो सोल प्लान है वो मेरा क्या है, उस पे फोकस करूँ मैं, ना अपने पैटर्न को समझ लूं, ये मेरा पैटर्न है, मुझे ये चीजें चेंज करनी है, ये मुझे ना चीज दुख दे रही है तो मुझे इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, मुझे अपने पर्पस की तरफ मूव करना है। तो बहुत सारी छोटी छोटी बातें तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। और इसीलिए अब मेरे को लगता है कि जब हमने इतनी सारी बातें सुन ली हैं तो अब हम समझ पाएंगे कि हमारे लिए फॉरगिवनेस करना कितना इजी है। तो आप सभी बताइए, आपको लग फॉरगिवनेस करना इजी है हम, क्योंकि हमने समझा कि बाकी सामने वाले की तो गलती थी ही नहीं, ये तो हमारी अपनी नीड थी जिसकी वजह से हमने उनको मैनिफेस्ट किया। और ये हमने स्टार्टिंग की क्लास में भी बताया था कि अगर हम बदल गए, हमारे अंदर की नीड बदल गई, हमारे पैटर्न्स बदल गए, तो सामने वाला या तो हमारे सामने टिकेगा नहीं, हम्म, वो हमारी लाइफ से चला जाएगा, ट्रांसफर हो सकती है, प्रमोशन हो सकती है, कहीं और अलग घर में रह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सेकंड है, या वो बदल जाएगा ना। और तीसरा है कि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, मैं जब शरीर छोड़ूंगी तो मुझे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आई हैव अंडरस्टूड कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या था, मुझे उस पे चलना है, मुझे बाकी बातों को ध्यान नहीं देना। जैसे वो कल का एग्जाम्पल था ना कि वो दिया लेकर, जब वो ना, जो जो भी ईश्वर थे, भगवान थे, तो वो जब गणेश जी थे शायद, तो वो जब उसको लेकर मंदिर में चल रहे हैं तो उनको पूरा कोई बातें समझ में नहीं आ रही, किसी की कोई बात नहीं लग रही है कि इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, ये दूसरों की ना बिचिंग करते हैं, ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये जजमेंटल हो रहा है, उसको कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता उसको। ठीक है, तो अभी वापस में आते हैं इस पे ना। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर मी, हर चीज मेरे लिए हो रही है, मेरे साथ नहीं हो रही है, मैं विक्टिम नहीं हूं जो मेरे साथ हो रही है, हर चीज मेरे लिए हो रही है, मेरी अपनी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने के लिए हो रही है, मेरी नीड को फुलफिल करने के लिए यूनिवर्स ऐसे ना व्यक्ति मेरे सामने रख रहा है, या मनी का प्रॉब्लम मेरे सामने रख रहा है। मनी के बारे में भी एक क्लास हम करेंगे, तो उससे और ज्यादा क्लैरिटी आएगी आपको। तो हर चीज मेरे लिए हो रही है, मेरे साथ नहीं हो रही है। वॉट डिड आई लर्न, मैंने अपनी लाइफ में कौन सा लेसन सीखा, मेरे को क्या मैं रिलेट कर पा रही हूँ कि मेरा सोल प्लान ये था, मुझे ये सीखने के लिए मैं धरती पर आई थी। जैसे एक सिस्टर ने, मैं उनका नाम नहीं जानती, जब उन्होंने शेयरिंग ग्रुप में उन्होंने शेयर किया ना, उन्होंने देखा कि मैं मेरे को क्या क्या लेसन सीखने हैं, उसको अंडरलाइन किया उन्होंने 44 लेसन में से। तो ये सब चीजें आपको तभी समझ में आएंगी जब आप अपना होमवर्क करेंगे, अपने साथ बैठेंगे, अपने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे ही आपने, हो सकता है आपको आपकी नीड हो स्टैंड लेने की, अगर तो आपने जैसे ही वो स्टैंड लिया, सब कुछ बाहर चेंज हो जाएगा, बहुत गायब हो जाएगा वो, आप हैरान हो जाएंगे इस चीज को देख के, ये हुआ क्या ना। कई बार ऐसे ही, जैसे ही हम अपने पे काम करते हैं, अपनी वाइब्रेशंस
को बढ़ाते रहते हैं ना, अपने पे काम करते करते कुछ अच्छा आ, कुछ अच्छी बुक पढ़ लेते हैं, कुछ अच्छे सेशन सुन लेते हैं, तो जैसे ही हम अपनी नीड, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाते हैं, उस वाइब्रेशन को बढ़ाने के बाद हमें ऐसा फील होता है कि अब जो वो पुराने वाले जो फ्रेंड सर्कल था, जो रिलेटिव्स था, अरे वो कैसे छूट गए हमें पता ही नहीं चला। मतलब कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है जिससे वो सब अलग हो सकते हैं। तो आपको अपनी वाइब्रेशन पे काम करना है, खुद पे काम करना है। किसी पे काम नहीं करना, किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, किसी को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने अंदर काम करना है, बाहर सब कुछ अपने आप ठीक होने लगेगा। अपनी लर्निंग्स लीजिए और अपने खुद को देखिए कि क्या मैं इवॉल्व हुई हूँ पहले से। जो चीजें मुझे पहले हर्ट करती थी, चाहे वो ना कल तक की थी या एक महीना पहले थी, क्या वो अब मुझे हर्ट करती हैं? क्या मैंने अपने आप को बदला है? क्या मैंने अपने आप को चेंज किया है ना? तो मैं इवॉल्व हुई उससे, या मैं अभी भी उस दलदल में फंसी हूँ? ऐसा भी हो सकता है कि फ्रेंड्स जो है ना वो सारे दलदल में फंसे हुए हैं, लेकिन आप अपने आप को जैसे ही ऊंचा उठाते हो, या तो वो भी अपने आप को ऊंचा उठा लेंगे अगर आपको आपके साथ रहना चाहते हैं, नहीं तो आपकी अपनी अलग जर्नी स्टार्ट हो जाएगी और आपको अलग सोलमेट्स मिल जाएंगे। तो अब होपफुली फॉरगिवनेस करना सबके लिए बहुत इजी होगा कि जिसने जो कुछ भी किया वो मेरा सोल प्लान ही था या मेरी नीड थी, इसलिए वो सामने वाला ऐसा कर रहा था, मुझे मेरा ही आईना दिखा रहा था। ठीक है, तो अपनी नीड्स पे आज जो होमवर्क है वो ग्रुप में शेयर हो जाएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में हो जाएगा। तो अपने साथ बैठिए, अपने पैटर्न्स को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, और सबसे पहले अगर हो सके मिरर में, नहीं तो लिख कर, मिरर में सबसे बेस्ट है। मैं आपको वीडियो भेजूंगी कि मिरर एक्सरसाइज हमें क्यों करनी चाहिए। आई एम विलिंग टू फॉरगिव। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि अरे मैंने उनको फॉरगिव कर दिया तो वो तो फ्री हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअली फ्री हमें अपने आप को करना है। तो खुद ही माने, आप देखें कि क्या मैं उनको फॉरगिव करने के लिए तैयार हूँ। और अगर लग रहा है कि मैं तैयार नहीं हूँ, तो अपने आप से स्टेटमेंट कहिए, कहिए, कहते जाइए, आई एम विलिंग टू फॉरगिव। मैं फॉरगिव करने के लिए ना विलिंग हूँ, क्या बोलेंगे उसको, अ, तैयार हूँ। मैं इसका भी दूसरा वर्ड जो होता है, आई एम विलिंग टू फॉरगिव। उन व्यक्तियों के नाम लिखिए जो आपके जीवन में आए, जिनका आपने लगा कि वो उन्होंने आपकी लाइफ में ठीक नहीं किया। आप ये देखिए आपने उनसे क्या लेसन्स लिए, आपकी नीड क्या थी ना। उन एक एक व्यक्ति का नाम लीजिए, उसके साथ कुछ समय बिताइए कि मैं तुम्हें माफ करती हूँ, तुम मुझे माफ करो, ना दिल से माफ करती हूँ कि तुम मेरी ही नीड को पूरा करने आए थे। अब मैं, सिंस आई एम विलिंग टू फॉरगिव, मैं तुम्हें आजाद करती हूँ, तुम मुझे आजाद करो। आई सेट यू फ्री, यू सेट मी फ्री। आई एम सॉरी, प्लीज गिव मी, थैंक यू, आई यू ना, आई लव यू नहीं अभी नहीं बोला जा रहा है, कोई बात नहीं, आप उनको थैंक यू कह के अपनी लाइफ के पैटर्न से उनको हटाइए, अपने डीएनए से उनको हटाइए। ठीक है, यू आर फ्री, आई एम फ्री। बाकी हम कल करेंगे इसको। इसके चलते अब कोई क्वेश्चंस हैं तो हम ले सकते हैं। मतलब ये वन ऑफ द, जो मैंने फर्स्ट आपको एग्जाम्पल शेयर किया, उस एग्जाम्पल ने मेरे अंदर के फर्नीचर को बहुत हिलाया, बहुत हिलाया। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रज्ञा सिस्टर, थैंक यू शर्मिला सिस्टर, ममता सिस्टर, सिस्टर ग्रेट। सभी को क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है। तो अभी किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं या कोई शेयरिंग करना चाहता है? अभी हमारे पास है, समय है। कनिका सिस्टर आपको करना है, बताइए सिस्टर। सिस्टर, जैसे आपने फर्स्ट असाइनमेंट के लिए आपने वो ट्रिगर पॉइंट्स जो शेयर किए थे, हम्म। तो उसमें जैसे हम ढूंढ लेते हैं, फिर उसमें क्या करना है? उसमें देखो कि कौन सा पैटर्न है, क्या क्या आइडेंटिफाई करना है मुझे, और क्या मेरी नीड है उसकी। तो मुझे उस नीड को रिलीज करना है। नहीं, जैसे उसमें मैक्सिमम ऑफ पॉइंट्स में मुझे लग रहा था यस आ रहा था। हम्म। जैसे मतलब था कि वाई वाई डज क्रिटिसिज्म फील पर्सनल, आई ग्रो अप सीइंग सीकिंग अप्रूवल
ये था। तो जब अगर कोई क्रिटिसाइज करता है तो अगर हमें कर रहा है तो हम उसको पर्सनल ही लेंगे ना, मतलब उस ऐसा तो नहीं है, वो कलेक्टिव है। नहीं नहीं सिस्टर, ये क्या रहता है कि क्या मैं उसको बहुत ज्यादा तवज्जो देती हूँ? तवज्जो समझते हैं ना, वैल्यू। एक है कि हाँ हाँ भाई इसने मुझे क्रिटिसाइज किया, अब मैं जब ऐसा मेरे साथ कोई करता है ना, तो अब मैं उसे क्या बोलती हूँ कि ठीक है, उसने अपने हिसाब से जो कहा, उसने अपने पर्सपेक्टिव से कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो जो करना है वो मैं करूंगी। मैं उसको वापस ये एफर्मेशन देकर हाँ। उस बात को क्लोज कर सकती हूँ ना। हम्म, समझ रहे हैं? अच्छा। मतलब तो मुझे उसमें उस मतलब बात को, आपने जो ये किए हैं शेयर, तो उसमें सब में मुझे यही देखना है कि कहा उसमें इस तरीके से कनेक्ट करना है अपने को। हाँ वो आप देखिए कि क्या करना है। मतलब वो जब आपका अपना अपना पैटर्न होगा, अगर कोई मतलब मुझे नेगेटिव बात समझ में आ रही है, तो उसके अगेंस्ट पॉजिटिव क्या हो सकती है, मैं उस चीज को लेके उसको नलीफाई कर दूंगी कि दैट डजेंट मैटर, है ना, हम्म। दैट डजेंट मैटर टू मी, मुझे फर्क नहीं ओके पड़ता। और ओके। सिस्टर, और मैंने जैसे अभी बताया कि हमारा चेक पॉइंट हो सकता है कि मैं, अब आप अपने आप को समझिए कि मैं बिल्कुल आखिरी स्टेज पे हूँ, अब बस मुझे शरीर छोड़कर जाना है ना। तो क्या हम्म। मुझे ये सब चीजें मैटर करेंगी? क्योंकि मेरा बहुत सारा समय जो था ना, जैसे पहले अगर इन सब चीजों को बहुत सोचने पे जाता था, फिर मैंने अपने आप से कहा कि क्या मुझे ये चीजें मैटर करती हैं? नहीं, मुझे तो अपनी जर्नी को देखना है, मुझे अपने पर्पस ऑफ लाइफ पे देखना है। अगर मैं इन मतलब, क्योंकि आप ये सोचो कि ये सारी चीजें ना बहुत एनर्जी खाती हैं। जैसे सपोज कि आपके पास ना हम्म 100 जूल्स की एनर्जी है, तो वो 90 जूल्स तो उसी उसी चीज को रिजॉल्व करने में चला गया, जबकि वो हार्डली कोई मैटर था उसका। तो मुझे इसीलिए वो हम्म। पर्पस रखना बहुत जरूरी है कि 90 95 99% मेरा उस पर्पस पे जाए, बाकी सब चीजें तो आनी जानी। जिसने जो कहा वो उसका अपना पर्सपेक्टिव है ना। अब अब कोई कह दे मुझे कि भैया मैं पागल हूँ, पहले तो मुझे बहुत बुरा लगता था पागल हूँ, और ऐसे बोल दिया पागल हूँ, पर ठीक है ना, वो उसका पर्सपेक्टिव है। उसके टर्म्स में पागल क्या होता है मैं क्या जानू। हम्म। मैं अपने टर्म्स में बिल्कुल सही हूँ, मेरी सेल्फ वर्थ बिल्कुल अच्छी है। आई डोंट केयर। एक वर्ड और भी लगा सकते हैं, आई हम्म। डोंट। लेकिन ऐसा भी देखना है कि जहाँ मेरी जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा भी नहीं करना कि आई डोंट केयर ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसको निभाना भी है, मुझे जी। इवैल्यूएट कर। अच्छा, आपने जो अभी आज फर्स्ट केस स्टडी आपने डाली थी, वो मुझसे बहुत मैच कर रही थी। तो हम्म, उसमें लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव अलग था। मेरा पर्सपेक्टिव क्या था कि हाँ, मैंने ये चीज तो मैंने नोटिस की थी, और ये मैं पहले से शुरू से जब मेरी शादी हुई तो मैंने ये चीज तो नोटिस कर ली थी कि मैंने कई बार ये अपने घर में, मतलब पेरेंट्स के घर पे, ये मैंने सोचा था कि मेरे हस्बैंड किचन का काम ना जानते हो। ये चीज तो मैंने खुद ही मैनिफेस्ट की थी। और हमारे यहाँ पे हस्बैंड का मतलब वो चीज ही के ऑर्थोडॉक्स टाइप के होते हैं, जैसे कि भाई हमारे यहाँ जेंट्स किचन में पैर नहीं रखते, ये ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ मिला। और तो ये चीज तो मुझे मतलब फर्स्ट डे से लगा था कि हाँ, ये मैंने खुद ही सोचा और वो मुझे मिला। अब जो आपने कहा कि हाँ सास ऐसे करती हैं, सास वो करती थी, तो मैंने यहाँ पे, लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव अलग है कि मेरी देवरानी बिल्कुल अलग, सेम वही वही कंडीशन। तो मैंने एक चीज ये नोटिस की कि मैं परेशान होती थी। होता ही है, कोई भी कोई बहुत सारी चीजें होती हैं कि भाई आप ये नहीं पहनोगे, ये पहनोगे, उससे बात नहीं करोगे, इससे बात नहीं करोगे, फोन आएगा तुम नहीं उठाओगे, बाहर दरवाजे को नहीं ओपन करोगे। तो मैं कभी कभी सोचती थी कि मैं घर की मेंबर हूँ, मैं दरवाजा क्यों नहीं ओपन कर सकती किसी को। फिर मैंने सोचा ठीक है, ये हमारे घर पे मैं एक बहुत बड़ी उस पर हूँ, पोस्ट पर हूँ, मुझे वॉचमनी नहीं करनी है, बाकी लोग हैं ना करने के लिए। ठीक है, अपने आप को इस तरीके से अपलिफ्ट किया। लेकिन फिर बाद में जो देवरानी वाला चैप्टर आया वो भी सेम था। तो मैंने ये चीज नोटिस की, मैं क्योंकि मैं अपनी सास से वो चीजें कई मतलब कुछ चीजें तो मैं कह पा रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं कह पा रही कि वो कर रही है, वो उसको रियलाइज नहीं कर पा रही है। तो मेरा कोई बात देवरानी नहीं, वाला उसको जो उसको आया, हाँ उसको नहीं रियलाइज और वो करना है। बिल्कुल वैसा ही आया, वो उनको सिखाने के लिए आया। वो उनको सिखाने आया, अब वो कंपेयर कर पाती हैं कि अब मैं कुछ बोल नहीं पाती हूँ, और तब।
आपकी आवाज नहीं आ रही मिस्टर। जब तक ममता सिस्टर को शेयर करना है, ममता सिस्टर आप शेयर करिए। तब तक कनिका सिस्टर ज्वाइन कर लेंगे, शायद उनका एग्जिट हो गया है। ममता सिस्टर अपने को अनम्यूट करिए। हाँ जी मैम। हाँ जी। आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, आ रही। मैम एक्चुअली आपने जो एक एग्जांपल दिया था कि वो घर के काम नहीं करना चाहती थी, मेडिटेशन करना चाहती थी। हम्म। सेम ना मेरे साथ सिचुएशन हुई थी 23 में कि मैं बहुत ज्यादा हेल्थ इशू हो गया। मुझे बेड से उठना बैठना मुश्किल, कुछ काम करना, मतलब ये हालत थी कि मेरी कि मुझे लगता था कि मैं पूरा बेड रिडन हो जाऊंगी। तो मैं काफी टाइम, क्योंकि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी थी, तो यहाँ तक कि डॉक्टर, मतलब मैं हॉस्पिटलाइज थी, डॉक्टर ने मेरे सारे टेस्ट किए, बोन मैरो से लेके कैंसर तक लेके कि क्या प्रॉब्लम है, कि इन्हें इतना फीवर 2-3 दिन में आ जाता है, ये उठ बैठ नहीं पा रहे, इतना पेन हो रहा, मेरी कोई भी मसल्स बॉडी की ऐसी नहीं थी कि वो काम कर पा रही हूँ। तो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन उस वक्त मुझे, मैं बहुत परेशान हो गई कि ये कैंसर जैसी बीमारी ढूंढी जा रही। तो मैं उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी थी, उसमें मैसेज आता था आपको हेल्थ इशू, तो आप हर समय बोलते रहे मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वास्थ्य हूँ, मैं आनंद हूँ, परमानंद हूँ, मैं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो मैं कंटिन्यूअस यही बोलती रही पूरा 24 आवर्स बोलती, जो 5-6 दिन। तो मुझे कोई भी चीज डायग्नोज नहीं हुई। और उस बाद में मैं बहुत सोचती रही, क्योंकि मैं मेडिटेशन भी स्टार्ट कर दी। बाद में मुझे एक दिन सोचते सोचते कि आखिर मेरी लाइफ ऐसे क्यों हुई, एकदम मेरे अंदर से आवाज आई कि ये लाइफ तुमने खुद चूज की है। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं घर के ही काम क्यों करती रहती, मैं क्यों नहीं कुछ बाहर के और लोगों की तरह वर्किंग हो सकती हूँ या ये कुछ। तो आवाज आई अंदर से कि ये लाइफ तुमने खुद चूज की है। तो मैंने बहुत सोचा। तो सही बात है कि जब मैं कॉलेज टाइम थी, स्कूल टाइम थी, तो मैं हमेशा अपने फ्रेंड्स से कहती थी कि मैं कभी जॉब नहीं करूंगी, मैं हमेशा घर में रहूंगी और घर को देखूंगी। उसका रीजन ये था कि मेरे पेरेंट्स में बहुत लड़ाई होती थी, तो मुझे लगता था मैं एक ऐसा घर बनाऊंगी जहाँ लड़ाई जैसी कोई चीज होगी नहीं। तो मुझे ये था कि मेरा घर बहुत क्लीन साफ और बिल्कुल लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो मुझे मेरी फ्रेंड्स बोलती भी थी कि तुमने बीएड कर रही हो, तुम्हें जॉब नहीं करनी, तो तुम किसी की सीट क्यों मार रही हो। तो मुझे उस समय लगा कि हाँ, ये लाइफ तो मैंने खुद चूज की है, और क्यों मैं फिर इससे पीछे हट रही। उसका रीजन ये था कि मेरे बच्चे जब थोड़े बड़े हुए, तो उन्होंने, जब मैं उन्हें पढ़ाई या किसी चीज के लिए कहती थी, तो स्पेशली कोविड के बाद, तो वो मुझे कहने लगते थे कि फिर अपना टाइम पढ़ाई नहीं की थी जो आप घर के काम कर रही हो, और हर समय तो आप अपना खुद का देखो इस तरह। तो मुझे ऐसा लगता था कि, क्योंकि उस समय ऐसा था कि सब मेड भी हट गई थी, हमें A to Z काम करना, तो उनके नजरों में था कि यार ये पढ़ाई वढ़ाई तो कुछ की नहीं, एकदम झाड़ू पोछा से लेके ये कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा, मुझे बहुत चिढ़ हो गई घर के कामों से, सब चीज से। जबकि उससे पहले ऐसा नहीं था, मैं हर चीज मेड हेल्पिंग हैंड रहते थे, लेकिन हर चीज की घर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ये सब करना। कहीं बाहर का भी काम, घूमने जाना भी मैं घर के लिए अवॉइड कर सकती थी। फिर भी जब मुझे समझ आया, तो मैंने उन सबको कुछ भी छोड़ दिया, जैसे कि छोड़ो ये उनका कहना है, मैं क्या हूँ, मैं अपने लाइफ भी जीऊंगी। अब उसके बाद से मुझे, मैं हमेशा इमेजिनेशन करती थी कि मैं वॉक कर रही हूँ, मैं बाहर घूम रही हूँ, इस तरह करके। तो धीरे धीरे मैं इतना इम्प्रूव हो गई कि अब मुझे कोई भी मेडिसिन नहीं खानी पड़ती है। मैं मतलब ये हाल है कि सुबह से रात तक मैं चल सकती हूँ। यहाँ तक अभी दुर्गा पूजा में मैंने घर से लेके बाहर तक के सारे फंक्शन अटेंड किए, सब कुछ किया। और मुझे कहीं भी ये नहीं कह सकती कि मुझे थकान हो रही या कुछ, क्योंकि मुझे समझ आ गया कि ठीक है, दूसरों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। दूसरों की सोच को हम अपनी सोच, क्योंकि हमने अपनी लाइफ ये चुनी है, तो हमें उसी तरह से रहना है। दूसरे क्या सोचते हैं हमें इससे मतलब नहीं। हमें बस अपने को कैसे, क्योंकि मेरी लाइफ अब ऐसे होगी कि मुझे फालतू के, जब से मैं स्पिरिचुअल हुई, फालतू की मुझे गप्पे पसंद नहीं, फालतू का घूमना नहीं पसंद। मैं अपना घर में बहुत खुश रहती हूँ। अपने, अब मुझे ये समझ आ गया कि भाई
कैसे लाइफ जीनी है। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू फॉर शायद शेयरिंग। मेरे बच्चे ही मुझे, थैंक यू मैम। ग्रेट। सभी ने दिखा से हम अपनी लाइफ को खुद ही मैनिफेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद कई बार हम कंप्लेन करते हैं कि ऐसा क्यों हो गया। हाँ कनिका सिस्टर, आप जल्दी से अपना सवाल रखिए, है ना, अभी कुछ है तो फिर उसके बाद हम नहीं, लाइन रख। सवाल नहीं, मैं तो वो केस स्टडी जो फर्स्ट थी जो मेरे से रिलेट कर रही थी, तो मैं वो बता रही, मतलब अपना वो पर्सपेक्टिव बता रही थी कि देवरानी सेम वही आई और मुझे वही लगा कि ये उनको रियलाइज कराने के लिए था। तो मतलब मुझे अपने से कोई कंपैरिजन नहीं लगा, वो चीज मुझे ये लगा कि शायद जो मेरे साथ हो रहा था तो वो उनको फील कराने के लिए हुआ कि भाई ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे डिफरेंसेस थे, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, मुझे जॉब के लिए शादी के टाइम मना कर दिया तो मैंने फिर जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाई। वो कर रही हैं, लेकिन हाँ उससे मुझे कभी भी ये फील नहीं हुआ, जैसे कि मेरी मदर भी लेक्चरर रही हैं, वो कहा करती थी कि मतलब एक लेडी को जॉब नहीं करनी चाहिए अगर वो घर भी उसको संभालना है तो बड़ा मुश्किल होता है। तो वो चीजें, वो स्किल्स मैंने अपने घर पे, मैंने अपने बेटे के साथ और अपने घर पे मैंने यूज की और उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज भी किया। और सबसे अच्छी चीज ये है कि मैं, मेरा सारा ही दिन अच्छी चीजों में ही जा रहा है, ये चीज बहुत अच्छी है कि मैं उसको अच्छे से, मतलब अपने स्किल्स को अच्छी जगह यूज कर पाती हूँ और किसी उसमें वेस्टेज में नहीं जाता। तो बाहर भी जैसे अगर हमें वेस्टेज पे अवॉइड करना है, ऐसे ही मन में भी वेस्टेज पे अवॉइड करना है कि वो थॉट्स भी जो हैं वो अननेसेसरी ना जाएं, अब अपने पर्पस की तरफ ही जाएं। जैसे आपने बोला ना कि आपका पर्पस क्लियर है एकदम, तो उसके टुवर्ड्स वर्क करिए। और अभी आगे जैसे हम बात कर रहे थे कि मैजिक बुक आप आगे करा पाए ना, खुद भी करेंगे बाकी सबको भी करा पाएंगे, तो जैसे ही आप चेंज होंगे सामने वाला चेंज हो जाएगा। अब किसी को रियलाइजेशन हो या ना हो, लेकिन हमें समझ में आ गया टर्न्स हमारे ही थे कहीं ना कहीं। डीप डाउन देखेंगे तो सेल्फ पैटर्न तो वर्थ, मुझे समझ में सेल्फ। आ गया था, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब एक्चुअली क्या है कि कल इस उस असाइनमेंट की वजह से मैंने सोचा, एक बार मैंने आपको मैसेज भी किया था कि पैटर्न का नहीं समझ में आ रहा मुझे। फिर मैंने एक चीज रियलाइज की कि ये चीज होती है, और मैं जब होती है तो मैं ये सोच लेती हूँ किसी के मुंह से निकल गया या कुछ भी ऐसी हो गया, उसने कोई पर्पजली नहीं बोला है। लेकिन हाँ उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। जैसे कि मैं आपसे जो पैटर्न कल कर रही थी, तो उसमें एक बड़ी चीज मुझे कल ही, उस जब मैंने आपको मैसेज किया उसके बाद ही याद आया कि 4 to 5 डेज बैक मेरे साथ ये इंसिडेंट एक और, मतलब जैसे हस्बैंड के थ्रू हुआ कि उनके एक बहुत पुराने फ्रेंड से उनसे बात हो रही थी, काफी पुराने, मतलब जो उनके क्लासमेट रहे होंगे बचपन से। तो उनसे काफी टाइम बाद इवन इस तरीके से बात हुई कि उन्होंने पूछा कि आपके पास कितने बच्चे हैं, तो हस्बैंड ने बताया एक है। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं किया और, तो हस्बैंड ने कहा कि मेरी वाइफ की तबीयत खराब थी। मैंने कहा आपने ये चीज क्यों की? कल मैंने ये चीज कहा, मैंने उस दिन तो ये सोच लिया था कि कोई बात नहीं, उन्होंने कह दिया तो क्या हुआ। लेकिन मैंने ये चीज नोटिस की है कि मेरे को सब बीमार समझने लगते हैं, कभी कुछ कहने लगते हैं। तो क्यों, तो फिर मैंने कल उनसे कहा, मैंने कहा आपने ये चीज कहा, मैंने उस दिन तो ये सोच लिया चलो कोई बात नहीं, कह दिया। लेकिन हमने मेरी सारी रिपोर्ट्स ठीक थी, मैं चाहती थी कि दूसरा बच्चा हो, और बहुत, बल्कि मैं इसमें स्ट्रेस में भी चली गई थी और सारी रिपोर्ट्स ठीक होते हुए नहीं हुआ था। तो आप ये भी कह सकते थे कि नहीं हुआ तो नहीं हुआ, या हम नहीं चाहते थे, आपने मेरे ऊपर ही क्यों रखा। तो ये एक मैंने कल ये चीज नोटिस की कि एक पैटर्न चलता है जिसके थ्रू ना सभी लोग एक पर्सपेक्टिव क्रिएट कर लेते हैं। जब हम उनसे बात करते हैं, पूछते हैं "तो आपकी तबीयत ठीक है, क्या हुआ था?" ये चीजें होती है। तो ऐसे ही मैंने, जैसे कल मदर वाला एक इंसिडेंट मैंने कहा था, लेकिन ये अकरेंस होता है कि मदर भी इसी तरीके से बोल देते हैं, मदर भी ऐसे ही बोल देती हैं, या मेरी सास भी ऐसे ही बोल देती थी मेरे ऊपर देखो रखकर पता क्या कि है, हाँ कनिका ने ये सिस्टर, कहा हाँ इसलिए। देखिए क्या है सिस्टर, जैसे कोई बोलता है ना, हमें फर्क तब पड़ता है जब हमें ना, हमें अंदर ट्रिगर होता है। अब मुझे कोई बोल दे कि नहीं किया, हाँ भाई ठीक है नहीं किया, अब किसने क्या बोला, कोई क्या सोच रहा है, मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो मर्जी जो जिसको हाँ सोचना है एग्जैक्टली सोचे। वही बोल रही हूँ कि मुझे ये चीज होती ही नहीं थी।
लेकिन कल जब मैं पैटर्न चेक कर रही थी ना, तब मुझे ये लगा कि अगर किसी तरफ से मेरे को जो नेगेटिविटी मिलती है, जैसे मैंने आपको कल मदर वाला बोला, तो वो चीज उन्होंने बोल दिया, अब उसका ना कोई सफाई दे के वो चीज हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उनका जो थर्ड पार्टी है उसका मेरे लिए पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। तो मेरे साथ ये चीजें जो होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं इस टाइप से, ये चीज है। वो ट्रिगर है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पर्सनल ले लेती हूँ ना। जैसे आपके केस में क्या दिख रहा है अभी, अभी इस पैटर्न को समझने के आप बहुत ज्यादा पर्सनल ले लेते हो। जैसे एक ना बड़ी अच्छे से मेरे मेंटर ने एक चीज बताई, मैं भी भला तू भी भली, तू अपनी गली मैं अपनी गली, खली बली खली बली। अरे मस्त रहो, कोई कुछ भी बोले, क्या करना है हमें, है ना। कभी भी याद आए ना, कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो, मैं भी भला तू भी भली, है ना। तो उसका पर्सपेक्टिव भी ठीक है, मेरा पर्सपेक्टिव भी ठीक है। अब मैं किसको क्या ही प्रूव कर दूंगी भैया, मैं ठीक थी, नहीं हुआ, अब तो वो समय भी निकल गया, बात खत्म। हाँ नहीं, मैं वही बोल रही हूँ कि मैं इन चीजों को सोचती ही नहीं थी, लेकिन कल जब मतलब हम, ये चीजें मेरे साथ होती नहीं है जो आप पहले पहले बोल रही थी ना, मैजिक बुक के टाइम पे था इशू। तो तब भी मैं रिलेशनशिप का, मेरे को कुछ चीजें जब ऐसे पूछा जाता है तो सोचने पर होता है, वैसे नहीं होता मेरे लिए। ठीक है, बस छोड़ अगर दो कोई उसको, पूछता मतलब है कोई हाँ चीज, हाँ, तब बस वो, तभी ये हाँ। चीजें हम रियलाइज करने की कोशिश करते हैं ना, तब ये चीजें होती है, वैसे वो नहीं होती पैटर्न है। पैटर्न आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अब अगली बार कोई भी ऐसा थॉट आए या कोई भी ऐसी बात आए, क्योंकि हो सकता है अगर अंदर की हीलिंग नहीं होगी तो कोई ऐसी बात आ सकती है कि जो कि मुझे डिस्टर्ब कर सकती है ना। तो मैं उसको छोड़ दूं, जाने दो, उसको हम्म। छोड़ो ना, कि क्या करना है इसको, इसने क्या हम्म। किया, इसने कल क्या किया, इसने परसों क्या किया था, इसने 10 साल पहले। मेरी भी बहुत आदत थी सिस्टर, लेकिन धीरे धीरे करके छोड़ना ही वन ऑफ द सॉल्यूशन है। जो जिसने करना था वो किया, अब देखो मेरे पास क्या रहता है। ये ऐसे भी, आप जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। मेरे साथ में ये दोनों बार तभी हुआ जब पैटर्न सोचना था, या पहले रिलेशनशिप का चैप्टर आया था, क्योंकि वैसे मेरे को ये चीजें बॉदर नहीं करती। कोई बात नहीं, इट्स ओके। मतलब बस जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए, कुछ भी ऐसा मन में कोई सवाल उठे, तो यही बोले कि मैं, मेरी सेल्फ वर्थ बहुत हाई है, मैं बहुत, है ना, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं जैसी जिंदगी जीना चाहती हूँ मैं वैसे जी रही हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या बोले। हाँ, एक चीज इससे सेल्फ वर्थ वाला, मेरे को ये इस पे भी जानना था कि सेल्फ वर्थ के लिए कि मैं उसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। हम्म। और निकला व्हाई दिस हैपन टू फीमेल ओनली, है ना, फीमेल शब्द क्यों होता है फीमेल। सेल्फ वर्थ के साथ क्या क्या, आपने क्या बोला, सेल्फ वर्थ में क्या 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 पॉइंट्स आते पॉइंट्स हैं। आते हैं, मतलब हाँ, उसको सीखने में क्या क्या पॉइंट्स पर ध्यान देना होता है। इसको बेसिकली हम थोड़ा देखते हैं कि कल अगर समय मिलेगा तो हम थोड़ा अगर डिटेल में काम कर पाए, जो मैंने अपने मेंटर से सीखा है। जिसे उन्होंने बताया कि जब आप 8 घंटे, मिनिमम 8 घंटे काम करो, खुशी खुशी करो, हर चीज को खुशी खुशी करो। वी आर वर्थ इट कि हमें मतलब वी आर लकी कि हमें काम मिल रहा है, बिकॉज इनको काम नहीं मिलता है, वो मतलब उन पे कोई एक तरह से विश्वास नहीं करता है ना। मैं अगर अपने बच्चे को बोल रही हूँ कि ये काम तुम कर लेना, उसने अच्छे से काम किया, तो मैं उसको और काम दूंगी। लगता है कि अरे मुझे बहुत काम करना पड़ रहा है, लेकिन हमें एक्चुअली अपने आप को 8 घंटे काम में बनाकर रखना है, खुशी खुशी बनाकर रखना है, ताकि उस समय जब मैं उस काम को खुशी खुशी, काम में अपने आप को खुशी खुशी बनाऊंगी, तो मुझे आइडियाज आएंगे मेरे पर्पस को कैसे फुलफिल करना है। कोई जैसे बैठे बैठे अचानक मेडिटेशन में कुछ क्लिक हो जाता है, या कई बार ऐसा होता है कि हम काम कर रहे हैं, चलिए हम ऐसा करेंगे कल कुछ कर्म योग पे लेते हैं ना। जैसे 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 चल रहा है तो कर्म योग पे कर लेते हैं। फॉरगिवनेस हमने मोटा मोटा कर ही लिया, हमने सोच ही लिया। बस मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि कर्म करते करते हमें कर्म बहुत अच्छे से करना है, उस 8 घंटे में अपने आप को काम में झोंक देना है, अपना बेस्ट करना है। धीरे धीरे करके हमारी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी, और सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी तो हमारी सेल्फ वर्थ बढ़ेगी। अगर मैं कुछ काम किसी भी चीज को ढंग से नहीं कर सकती हूँ, या मैं गड़बड़ करती हूँ, तो मेरी सेल्फ एस्टीम नहीं बढ़ेगी। सेल्फ एस्टीम नहीं बढ़ेगी तो सेल्फ वर्थ नहीं बढ़ेगी। तो सेल्फ वर्थ के लिए आई नीड टू प्रूव टू माई सेल्फ, किसी और को नहीं, मुझे प्रूव करना है खुद। तो कल देखते हैं, इसका लेंगे सेशन, है ना, कर्म योग का भी लेंगे। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि जब भी हम कर्म करते हैं तो हमें क्या सोचना चाहिए, ये गीता से ही होगा। ठीक है, तो लेट्स लेट्स कवर दिस, मैं नोट कर लेते हैं इसको। तो कल हम
इस पे करते हैं, और होपफुली आज के सबको एग्जाम्पल से सबको क्लियर हुआ होगा कि हमने अपनी लाइफ को खुद ही मैनिफेस्ट किया है। ठीक है। वाई दिस हैपन टू फीमेल्स ओनली, अच्छा ये क्यों होता है? क्योंकि हमने ये पैटर्न देखा है कि हमारे जो जितने भी ना मदर रही हैं, नानी रही हैं, दादी रही हैं, जितने भी हमें फीमेल्स चाची रही हैं, ताई रही हैं, तो क्या है कि हमने हमेशा उनको दबते हुए देखा है, इसलिए हम भी अपने हस्बैंड के सामने कुछ नहीं बोल पाते हैं, बिकॉज वो पैटर्न, ना पैटर्न में ये है कि मेल डोमिनेट करता है और वाइफ को सुनना होता है, फीमेल्स को सुनना होता है, फीमेल के पास कोई पावर नहीं होती। लेकिन जब मैं बाहर निकली मैंने देखा कि फीमेल के पास ना बहुत पावर है, बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो बहुत बढ़िया काम कर रही है ना, मतलब ह्यूमैनिटी के लिए, जस्टिस के लिए, पता नहीं वो किसी किसी के लड़ने के लिए वो कहाँ कोर्ट वगैरह पहुंच रही है। तो ये हमारे अंदर है, अगर मैं अपने फेमिनिज्म को एक्सेप्ट करूंगी तो है ना, तो बाकी ये सारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए कि हाँ मैं फीमेल हूँ, मैं बहुत लकी हूँ, और मैं ईश्वर का शुक्रिया करती हूँ कि मैं इस फीमेल कॉस्ट्यूम में हूँ। ना फीमेल कॉस्ट्यूम में देखिए कितने सारी चीजें हैं जो मैं संभालती हूँ। इनिशियली क्या था, पहले बताया जाता था कि फीमेल्स को घर संभालना है, मेल्स को बाहर के काम करने हैं, और फीमेल्स को इम्पोर्टेंस दी जाती थी। धीरे धीरे फीमेल्स को खुद को ऐसे लगने लगता है कि अरे वो तो कुछ करती ही नहीं है, वो तो कुछ कमाती ही नहीं है ना। अगर हम में से हम लोग घर पे हैं तो हमें ये ऐसा एहसास हो जाता है, आभास हो जाता है कि अरे मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ। इसलिए थॉट्स आते हैं कि ये सब फीमेल्स के साथ क्यों होता है। अगर आप अपने आप से बात करेंगे कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, और मैं उतना ही जितना मेल की जरूरत है, क्या फीमेल ना बिना बिना फीमेल के घर चल सकता है ना? आप बताइए, बिना फीमेल के घर चल सकता है अच्छे से? चल तो जाएगा, लेकिन क्या अच्छे से चल सकता है, उतनी खूबसूरती से चल सकता है? हाँ। यस, आई एम इक्वली इम्पोर्टेंट। एंजल सिस्टर आप बताइए, बिकॉज आपने क्वेश्चन पूछा है कि वाई दिस हैपन टू फीमेल ओनली, क्या फीमेल अगर नहीं है तो घर मेल्स इतने अच्छे से मैनेज कर सकते हैं? नो, है ना। तो हमें अपने आप को इम्पोर्टेंस देना होगा, बहुत इम्पोर्टेंट हूँ, मेरा काम बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हमने सोचा कि अरे घर संभालना तो ना कोई काम है ही नहीं, जब तक मैं ऑन नहीं करती तब तक मेरी वैल्यू नहीं है, बट ऐसा नहीं है। हम एक्चुअली में बहुत सारा काम संभालते हैं। अगर हम सिर्फ, है ना, क्या बोलते हैं, मैनेज करने पे भी आते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें मैनेज करते हैं। अगर हमें मेड को भी मैनेज करना है तो घर में उसके लिए मैनेजर चाहिए कि वो ठीक से काम कर रही है नहीं कर रही, दूसरी मेड आई ठीक से उसने काम किया या नहीं किया ना, बच्चे टाइम से स्कूल चले गए या नहीं, या उनको कुछ चाहिए या नहीं ना। जब मैं जॉब करती थी तो सच में मतलब बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है व्हेन यू मैनेज एवरीथिंग। आपको घर भी कहीं ना कहीं मिसमैनेज होता ही है, फिर जब आप सारा समय जो है वो ऑफिस में लगा देते हो। तो खुद को हमें इम्पोर्टेंस देना होगा, खुद को हमें समझना होगा कि वी आर इक्वली इम्पोर्टेंट। तो जब हम खुद को इम्पोर्टेंस देंगे तभी दुनिया हमें इम्पोर्टेंस देगी ना। कभी अगर ऐसा हो कि हस्बैंड बहुत तेज बात कर रहे हैं, कुछ ना गलत बोल रहे हैं, तो उसी समय उनको रोको, उसी समय उनको बोलो कि आई हैव माई ओन वर्थ ना, मैं भी कुछ हूँ। ठीक है, आप देखो देखिए, आज छोड़कर चले जाओ, क्या किसी में है हिम्मत कि सब कुछ मैनेज करे? आपकी अपनी इम्पोर्टेंस है, हम खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देते, इसलिए बाहर से इम्पोर्टेंस नहीं मिलता। वो हमने अपने पेरेंट्स को देखा है सफर करते हुए, हमने अपनी नानी दादी को देखा है सफर करते हुए, इसलिए हमारे में अंदर वही प्रोग्रामिंग आ गई है कि फीमेल्स को तो ऐसा करना ही पड़ेगा, फीमेल्स को तो ना बस घर संभालना ही पड़ेगा। चलो, लेकिन हम अब समझते हैं कि 8 घंटे अगर हम खुशी खुशी अपने काम को करेंगे तो ना खुद खुद के प्रति भी हम ट्रू हो पाएंगे, खुद को वैल्यू भी दे पाएंगे कि ठीक है कुछ करते तो हैं। अब देखिए, वैल्यू भी इसीलिए है कि कुछ कर रहे हैं। अगर आज मैं सब कुछ छोड़कर बैठ जाऊं ना, बस बिल्कुल सो जाऊं और कुछ ना करूं, कुछ भी ना करूं, क्या मेरी कोई इंपॉर्टेंस होगी? आप आप खुद ही देखिए, हस्बैंड है, हस्बैंड अगर कुछ नहीं करे तो क्या, मतलब कहेंगे नहीं आप बार बार कि कुछ करते क्यों नहीं हो? कमाना मतलब हमने ये बोल दिया कि ठीक है घर हम संभालेंगे, लेकिन हमारे एक्सपेक्टेशन भी तो है ना कि कमाना तुम्हारा फर्ज भी तो हम हस्बैंड से भी एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट करते हैं।
खुद को एक्सेप्ट करें, दूसरों को भी एक्सेप्ट करें लेकिन खुद को भी एक्सेप्ट करें। और ये बिल्कुल छोड़ दें कि मैं फीमेल हूँ या फीमेल के साथ ऐसा होता है। आज अपने अपने आप के साथ बैठे, अगर आपको ऐसा लगता है अपने आप के साथ बैठे और अपने आप को बहुत प्यार करें, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ। और देखें कि आप क्या अच्छा कर सकते हैं। देखिए एक तो है कि अब सिंस मैं घर पर बैठी हूँ, तो एक ये थॉट प्रोसेस हो सकता है कि बस अब मुझे ये 5-6 लोग देखने हैं, इन्हीं की ना इन्हीं के आसपास मेरी लाइफ घूमेगी। बट मैं समाज के लिए क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? क्या मैं यहीं बैठे बैठे किसी की कोई हेल्प कर सकती हूँ? क्या मैं किसी को कोई कनेक्शन है ना, मतलब जैसे अगर व्हाट्सएप ही है मेरे पास, क्या मैं किसी को, अच्छा आज मैं किसी की लाइफ चेंज कर सकती हूँ? क्या ये सेशन शेयर कर सकती हूँ? आज का जो सेशन था, अगर आप किसी को शेयर करेंगे, अगर वो सुनेंगे और अब उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, तो आपको भी तो दुआएं मिलेंगी। या कुछ भी आपने देखा यूट्यूब पे, कुछ भी देखा, मतलब ये ख्याल आता है कि मैं क्या दूसरों के लिए कर सकती हूँ। नहीं तो आए थे ना, पैदा हुए थे और चले भी जाएंगे, और कोई याद भी नहीं करेगा ना। वो 13 दिन का 17 दिन का काम होगा, उसके बाद कोई याद भी नहीं करेगा किया क्या हमने। तो खुद को इम्पोर्टेंस दीजिए और खुद की इम्पोर्टेंस को क्रिएट कीजिए। और सिर्फ अपने घर में ही, मतलब उसी उसी में नहीं फंस के रह जाना, बाहर निकलिए, कुछ करिए। मतलब चाहे अगर वैसे फिजिकली बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो देखिए कि मैं समष्टि के कल्याण के लिए, कल हम कर्मयोग करेंगे, तो उसमें हम देखते हैं कि समष्टि के लिए कल्याण ना क्या हम कर सकते हैं। आप सभी सोचिएगा। राइट? तो अपने को इम्पोर्टेंस दीजिए, हम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बिल्कुल नहीं सोचना, अगर यही है कि ये हमारी सोच अगर है कि फीमेल्स को दबना पड़ता है, ये फीमेल्स के साथ होता है, तो मेल्स और दबाएंगे। जिस दिन आपने रिबेलियन रिबेलियन उसमें आ गए ना हम, कि तमीज से बात करो, या मुझे नहीं सहना ये सब कुछ, आई एम डूइंग माई बेस्ट, दिस इज द मैक्सिमम कैपेसिटी विच आई एम वर्किंग, तो देखिए फिर सामने वाला अपने आप चुप हो जाएगा। खुद को इम्पोर्टेंस दीजिए। खुद को हम इम्पोर्टेंस नहीं देते, इसलिए सामने वाला कुछ भी बोल के जाता है। तो वो स्टैंड लेना सीखना है। राइट? चलिए, थैंक यू सो मच। और किसी का कुछ क्वेश्चन है तो 9 मिनट है, चाहे तो हम ले सकते हैं, नहीं तो हम लॉग ऑफ करते हैं। होमवर्क आपका शेयर हो जाएगा, ग्रुप में आ जाएगा। और अगर देखिए होमवर्क करेंगे तो ही आप इन सेशंस का बेस्ट यूज भी कर पाएंगे। अदरवाइज तो बस हमने सुना, हमें बहुत अच्छा लगा, और हम 2 दिन के बाद इसको भूल भी जाएंगे और वापस उसी मोड में आ जाएंगे। अनलेस एंड अनटिल अभी हमारे पास समय है, कुछ पुरानी चीजें हुई हैं वहां पर जाइए, उसको करेक्ट कीजिए और वापस आइए। जैसे सिस्टर शिवानी कहते हैं ना कि अगर कुछ गलती हो गई है, तो रात में उस सीन को दोबारा रिपीट करना है, उसको करेक्ट करना है और वापस आना है। तो इसके पीछे साइंस है। राइट? अच्छा, ठीक है। थैंक यू सो मच। सभी ने ज्वाइन किया, सभी अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें, अपने आप को बेटर करें, ना चेंजेस खुद में लेकर आए, और दूसरों को, दूसरों की लाइफ में चेंज लाने के लिए आप भी माध्यम बने। थैंक यू।